warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और आप सब मुझे कहते हैं सुहाफजल। और लाहौर में आजकल तो काफ़ी हलचल है क्योंकि कीवी टीम जो है वो लाहौर पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद में किस चीज़ की हलचल है? हरमीत पाजी के होने की हलचल है। तो हम भी चलते हैं फौरी तौर पर इस्लामाबाद और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप हरमीत पाजी? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, वैसे तो कल ज़्यादा हलचल थी और अब मामला जुमेरात तक पहुंच चुका है, लेकिन कल जिस तरह हमने देखा फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह बड़े लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हर एक की अपनी राय होती है। मेरा तो पूरा वक्त वहाँ पे शो के बाद मैं फिर वहाँ चला गया और वहाँ पे एक तो 1973 आइन की 50वीं सालगिरह थी कल और गोल्डन जुबली, और उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ चाहे वो वज़राए थे सिंध, बलूचिस्तान और इसके पंजाब के, वो भी मौजूद थे और गवर्नर्स भी मौजूद थे और दीगर वज़रा भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा इशू जो चला और वो आपके सामने भी आएगा सोशल मीडिया पे, और वो इस वक्त काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से कोई कहता है कि अच्छा हुआ कि उन्होंने शिरकत की, कोई कहता है कि ना जाते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बहरहाल अब सबसे बड़ी अच्छी खबर ये है कि आसिफ ज़रदारी साहब की जानिब से जो ऐलान किया गया, कल जिस तरह तकरीर की, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर थोड़ी सी डिफरेंट थी। आसिफ ज़रदारी ने की स्पीच को अगर हम देखें तो वहाँ पे मुज़ाकरात की बात हुई, जो एक अच्छी बात है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस नहज पे मामला पहुँचा, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ पे भी अलग से इख्तलाफात पाए जाते हैं, फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हुकूमत बज़ाहिर जो लग रहा है हमें, और कल जितने वज़रा से मेरी बात हुई है तो उसमें मुझे अंदाज़ा यही है कि अब वो ना मानने की तरफ ही जा रहे हैं। और फिर बड़ी बात यह है कि ऐसे में स्टैब्लिशमेंट का साथ भी है, जब आपको दबाव आप पर ना हो, आपको खौफ ना हो, तो फिर आप इस किस्म के फैसले पर डट जाते हैं और यही सूरत हाल है। यानी आईनी इदारे जो हैं आपस में टकरा रहे हैं और कोई हल के लिए या मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो इस वक्त ये सिचुएशन है। और कल तमाम पाकिस्तानी की नजर पार्लियामेंट हाउस पर थी। और क्योंकि पार्लियामेंट की, अब आपको पता है कि अगर हम कल के दिन की बात करें तो आज का, अगर हम 11 मई की बात करें, 14 मई बल्कि 14 मई का दिन जो है उसमें इलेक्शन होना है या नहीं होना, इस पर अभी भी इबाम ही पाया जा रहा है। हाल बता अगर हम 11 अप्रैल की बात करें तो आपको पता है कि रिपोर्ट जो कि इलेक्शन कमीशन की जाने से सुप्रीम कोर्ट को जमा करानी है, उसके बाद अब एक तलवार लटक रही है हुकूमत के सर पर, खासतौर पर वफाकी हुकूमत अगर बात करें तो इन्हें अदालत हो सकती है। इस पर काम किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है। हाल बता हुकूमत की जाने से वफाकी काबीना का जो कल अहम इजलास बुलाया गया, आपको पता है उसमें समरी भी दी गई जो कि काबीना की जाने से बकाया तौर पर मंजूर भी कर ली गई है। उसके बाद अब फिर से ही कह रहे हैं कि सारे एक दफ़ा पार्लियामेंट की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये फैसला अब पार्लियामेंट ने ही करना है कि इलेक्शंस और इलेक्शन के लिए जो फंड्स हैं वो जारी कब किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, एक साथ की सूरत में किए जाएंगे या पूरे पैसे दिए जाएंगे, या फिर उसके अलावा अगर कोई मौक़िफ़ हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत देती है तो मौक़िफ़ क्या होगा। लेकिन 14 मई के इलेक्शंस अभी भी क्वेश्चन मार्क ही बने हुए हैं। खैर अलबत्ता इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने पॉलिटिकल सेगमेंट में। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज पूरे इन 2 घंटों में आपसे डिस्कस करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ दी ऑल आपको हमने क्या बताना है, हम आपसे डिस्कस करते हैं। टॉप स्टोरीज में पॉलिटिकल सिनेरियो को सबसे पहले हम स्केच करने की कोशिश करते हैं और बड़े अच्छे से इस्लामाबाद में जो कुछ भी हुआ, हरमीत पाजी ने उसको आपको बताया कि इस्लामाबाद में भी हैपनिंग काफ़ी रही, लेकिन लाहौर की हैपनिंग जो है वो अब जुमेरात तक डिले हो गई है। लेकिन सूरत हाल अभी ये है कि गोल्डन जुबली की कल जो तकरीब हुई उसमें आसिफ अली जरदारी की स्टेटमेंट को और स्पीच को काफ़ी हाईलाइट किया जा रहा है और काफ़ी जगहों पर सोशल मीडिया पर ये क्लिप्स भी आपने देखे होंगे। अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात उन्होंने की और हमेशा उन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, इसका सबूत उन्होंने अभी भी दिया है। और शहबाज शरीफ को जो मशवरा उन्होंने दिया है, उस मशवरे पर शहबाज शरीफ या हुकूमत अब काम करती है या नहीं करती, या पीडीएम में इस मशवरे को कंसीडर किया जाता है या नहीं किया जाता। खैर अलबत्ता ये भी अभी आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्राम में हमने आपको अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिस्कस करनी है और आपको बताना है। और अगली टॉप स्टोरी बताएंगे कि एक ऐसी फैमिली, एक ऐसे हस्बैंड वाइफ, ऐसा कपल जो कि हाजिर सर्विस इस वक्त DIG भी हैं। अब उनकी वाइफ और वो मिलके जिन बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं वो हरमीत पाजी वो यतीम बच्चे हैं और एक इदारा माशाल्लाह वो चला रहे हैं। अपने घर में 60 से ज़ायद बच्चे इस वक्त ज़ेरे कफ़ालत हैं जिनकी तालीमी अखराजात, खाने पीने के, रहने के, ओढ़ने बिछोने के तमाम तरह अखराजात ये फैमिली ख़ुद उठा रही है। तो क्या ज़बरदस्ती वो फाउंडेशन है जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और वो तरबियत पा रहे हैं, और किस तरह से, किस सोच के तहत दोनों ने मिलकर इस काम का आगाज़ किया। और बच्चे, जो बड़ी मज़े की चीज़ है हरमीत पाजी वो ये कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम तो DIG के बच्चे हैं,
हमारे अब्बा DIG है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि 60 बच्चों के अब्बा जो है वो DIG हैं, और इस हवाले से ये बड़ी अच्छी एक है और सबसे बड़ी बात यह है कि 60 बच्चों का मुस्तकबिल आपने महफूज बना लिया, यानी ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उनका अपनी छत दे दी, और कहीं ना कहीं माँ बाप के का जो प्यार था जिससे वो काफ़ी अरसे से उनको नहीं मिला था, वो मिल रहा है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि हाँ, जब वो स्कूल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम DIG साहब के बेटे हैं। बस ठीक है, ये देखिए प्राउड वाली बात है ना, ये एक तो थोड़ा सा रोब भी पैदा हो जाता है और बच्चे प्राउड भी करते हैं इस चीज़ पे। खैर DIG साहब और उनकी अगर वाइफ की हम बात करें तो किस सोच के तहत वो इदारा चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, और आपके लिए क्या क्या, मतलब बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द भी हरमीत बाजी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस तरह की कफ़ालत की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के क्रेडिबल इदारे जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। एक तो हमें खबर या ये सेगमेंट रखने का मकसद तो ये किया होता है कि कितनी फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग, लेकिन एट द सेम प्लेस हरमीत बाजी मुखैर हज़रात जो बड़ी तादाद में है जो कि मुख्तलिफ इदारों को डोनेट करते हैं, ऐसे इदारों को पहचान देना या उनको डिस्कस करना, प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का उसका मकसद ये भी होता है कि इन बच्चों तक आपकी जो ज़कात है या आपकी जो मदद है, आपकी जो इमदाद है, वो इन बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। तो दो एतबार से सेगमेंट बहुत अहम है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरी में। सो स्टे ट्यून, आपने इसको मिस नहीं करना। आगे बढ़ेंगे हम, चूँकि ईद आ रही है तो पाजी हमने ईद की तैयारियों की काफ़ी देर से बात नहीं की। खैर 10 दिन ही बाकी रह गए हैं, दूसरा अशरा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने कपड़े भी ख़रीदने हैं, जूते भी ख़रीदने हैं, चूड़ियाँ भी ख़रीदनी हैं, ज्वेलरी भी ख़रीदनी है। तो बाकायदा मुझे लगता है आज से ऑनवर्ड रोज़ाना एक डिज़ाइनर हमारे प्रोग्राम में ज़रूर होना चाहिए, या हमने कंसल्टेशन या टिप्स आपको ज़रूर देनी है कि इस दफ़ा अगर ईद गुजारनी है तो भाई महंगाई भी बहुत है, हमने रीज़नेबल कपड़े भी ख़रीदने हैं और पूरा अहतमाम भी करना है। और ईद की तैयारियों में लड़कियों की तैयारियाँ तो चांद रात तक, बल्कि ईद के दिन तक खत्म नहीं होती, तो फिर हम कैसे मिस कर सकते हैं इन 10 दिन? तैयारी लड़कियों की होती है सुहा। हाँ, लड़कों की क्या तैयारी होती है, लेकिन चले हमने भी दोनों बहुत तैयारी करनी है। हरमीत पाजी की भी थोड़ी तैयारी होगी, हमने ईद ट्रांसमिशन करनी है आप लोग के लिए। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक, वैसे तो आप रोजाना देखते हैं, ईद वाले दिन भी आपने देखना है, तो ईद वाले दिन भी आकर तैयार होकर हमने आपसे अच्छी अच्छी बातें करनी है। ईद हमने आपके साथ सेलिब्रेट करनी है, तो हमारी तैयारी भी होनी है। लेकिन अब बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनकी, बहुत सारी जगहों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मशहूर है। खानपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ के खुस्से बड़े मशहूर हैं पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर इस हवाले से समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी तादाद में खुस्सों को बाहर इम्पोर्ट भी किया है। और वैसे ये बड़ी खूबसूरती है सोहा। आपको याद होगा कि जब GT रोड से हम गुजरते थे, अब तो मोटरवे आ गया, लेकिन GT रोड से हम जब गुजरते थे मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ गाँव देहात रास्ते में आते थे, और फिर हर गाँव, हर देहात और शहर के पास जब आप जाते थे और रुकते थे और देखते थे तो बड़ी मुनफरिद चीज़ें आपको नज़र आती थी। और बात आप खानपुर की कर रही हैं तो वहाँ के खोसे पूरी दुनिया में वाकई में मशहूर है, और ख़ास कर ये भारत का जो पंजाब है वहाँ पे भी ज़्यादा ये मशहूर है। और यहाँ से जितने भी हमारे सिख भाई आते हैं वो यहाँ से डिमांड उनकी ये होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं जो वहाँ पर बैठे होते हैं और वो कहते हैं भैया हमें खोसा चाहिए। हाँ, तो बस वहाँ पे मतलब अगर हम चमड़े की बात करें खासतौर पर हरमीत पाजी, तो उसकी क्रेडिबिलिटी, या अगर हम ख़रीदने की बात करें तो इतने से ज़्यादा वहाँ के खुद से इसलिए ज़्यादा पसंद किए जाते हैं कि उसकी मेकिंग प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है, बड़ी देर बड़ी पायदार। क्योंकि आजकल अगर मार्केट्स की हम बात करें तो लाहौर में जितनी मार्केट्स हैं वहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको पता है हरमीत पाजी हर चीज़ की तो कॉपी हो गई है, और हर चीज़ जो है वो आपको इतनी इकसाम में मिलती है, मतलब रेट्स के एतबार से जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतनी अच्छी पायदार और लॉन्ग लास्टिंग चीज़ होगी। खैर वहाँ के खुद से क्यों मशहूर हैं और क्या क्या वजूहात है, इस पर हमने एक ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है, वो हम आपसे आज शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे। अक्सर औकात एक कॉमन प्रैक्टिस जो कि आजकल हम देख रहे हैं, किससे पूछे कि कोई कारोबार कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, या फिर अगर हम होम बिजनेस की बात करें या किसी जॉब की अगर फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज, तो आप अक्सर लोगों से पूछें जो वो जॉब कर रहे होते हैं उनकी डिग्री वो नहीं होती। डिग्री होल्डर्स की अगर हम बात करें, मतलब हमारे प्रोग्राम में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनसे हमने आपका इंटरेक्शन कराया है। डिग्री कोई और होना और काम कोई और करना, ये एक अब कॉमन रुझान है जो कि हम ज़्यादातर लोगों में देख रहे हैं। क्या कंसर्न डिग्री बिल्कुल आपकी स्किल के साथ मैच नहीं करती, या जो डिग्री होल्डर आप हैं वो जॉब आपको मार्केट में नहीं मिल रही, क्या क्या वजूहात है, ये जो डिफरेंशिएट हम करना चाहते हैं इस चीज़ को। जी एक और चीज़ होती है, जाहिर बात है हम मसाइल तो इस पर बात भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं ख़ानदान की ख्वाहिश, फैमिली की ख्वाहिश एक होती है कि भैया आपने ये डिग्री लेनी है, और कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको नज़र आता है कि भैया मैं ये कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता हूँ, तो फिर शायद ये वजूहात पेश आती हैं। बहरहाल
आपने एक्सपर्ट को बुलाया तो वही उस पर अच्छी गुफ्तगू कर सकता है। यस, हम जरूर करेंगे इस पर गुफ्तगू। तो ये होगा आज का हमारा पूरा रन डाउन। लेकिन शुरू में मैंने जिक्र किया कि लाहौर में तो काफ़ी हैपनिंग है। भाई सियासत को लेकर भी कोई हैपनिंग हो सकती है। अब आप ये मत सोचो कि हमने फौरी तौर पर सियासत को डिस्कस करना शुरू कर देना है। हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच सीरीज़ की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस खैर रोज़ों के साथ, रमज़ान के साथ हमने देखा कि काफ़ी ऑन रही प्रैक्टिस, लेकिन मैनेज किया टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट के साथ, सारी चीज़ें अच्छी रही। खैर अलबत्ता कल के रोज़ की अगर हम बात करें तो कीवी टीम जो है वो पाकिस्तान यानी लाहौर पहुँच चुकी है। तो लाहौर वाले तो आगे काफ़ी रमज़ान में हरमीत पाजी लाहौर में वार्म वेलकम तो करना चाहिए टीम का और बड़ी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन लाहौरिये कभी कभी काफ़ी इस चीज़ से परेशान भी हो जाते हैं बिकॉज आपके रोड्स को ब्लॉक किया जाता है और बाकी ट्रैफिक का बड़ा ख्याल रखा जाता है, जो कि मेरे ख्याल से उनकी सिक्योरिटी के तकाजे भी हैं। लेकिन ये वैसे सोहा मैं अगर देखूँ ना, यहाँ पे भी यही सूरत हाल होती है। अगर रावलपिंडी की मैं बात करूँ या इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, इस्लामाबाद में खुली ज़मीनें बहुत ज़्यादा है और एक तरफ तो स्टेडियम की बात हो रही थी कि अपने इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाना है, लेकिन जैसे ही रावलपिंडी में मैच होता है तो बहुत सही, क्योंकि मरी जो रोड है वो सीधा कनेक्ट होता है इस्लामाबाद से, क्योंकि ट्विन सिटी है और पिंडी से लोग आते हैं जॉब के लिए इस्लामाबाद की तरफ। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि दो रास्ते हैं, वहाँ पे जिस किस्म की ट्रैफिक जैम हो जाती है, जिस किस्म की बंदिशों का सामना होता है, फिर वहाँ पे जारी बात है घर हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, तो वहाँ पे लोगों को तकलीफ होती है। और अच्छा एक और चीज़ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कारोबारी तबका वहाँ पे ज़्यादा, ताजिर बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो फिर वो भी मायूस नजर आते हैं और कहीं ना कहीं एक हफ्ते, दो हफ्ते, 3 हफ्ते तक उनको अपनी शॉप्स जो है वो बंद करनी पड़ती है। तो होना ये चाहिए, अब इस पे सोचना चाहिए। बहुत सारे ममालिक में हम देखते हैं किस किस्म की के स्टेडियम्स हो या एयरपोर्ट्स हो, वो उमूमन शहरों से काफ़ी बाहर होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस किस्म की चीज़ें हों तो लाहौरियों के साथ साथ दीगर शहरों में जो लोग रहते हैं उनको जो मसाइल का सामना होता है, तो मेरे ख्याल में वो नहीं होगा। लेकिन आपको पता है जो हम स्केड्यूल अगर आपसे शेयर करें तो आपको पता है कि 20 और 24 को ये रावलपिंडी में शेड्यूल किए गए हैं ये मैचेस। और लाहौर में अगर बात कीजिए तो पहला मैच 14 अप्रैल को होगा, उसके बाद फिर 15 को और फिर 17 को। ये अभी तक शेड्यूल है जो कि जारी किया गया है और इसके लिए प्रैक्टिस जो पहले हमारी टीम कर रही थी, लेकिन अब कीवी टीम जो पहुंच रही है उनके वेलकम के लिए भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। तो लाहौर में अब ये हैपनिंग जो है वो लाहौरियों को खास तौर पर देखने में मिलेगी। खैर हमने अब लेनी है यहाँ पर एक क्विक ब्रेक के बाद आएंगे और डेली डोज आपसे शेयर करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. So let's talk about our favorite segment जिसे हम कहते हैं डेली डोज। तो चलते हैं डेली डोज की तरफ। डेली डोज की पहली खबर जो है वो आर्ट को लेके और आर्ट भी उन चीज़ों का लेकर जिसको हम रिसाइकिल करने के बारे में सिर्फ सोचते हैं। हाँ जी पहले खबर आपको देनी है टायर से मुजस्मे बनाने वाला ये आर्टिस्ट जो है इसका ताल्लुक है कोलंबिया से। यानी टायर जो है आपको पता है कि ऑब्वियसली रिसाइकिल करने के लिए बहुत इसमें मेहनत भी चाहिए होती है और अगर माहौलियात की बात करें तो माहौल को साफ़ रखने के लिए भी इसको यूटिलाइज़ करके शायद आप माहौल को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव कोई आउटपुट दे सकते हैं। खैर टायर से मुख्तलिफ मुजस्मे बनाते हैं ये, और ये आर्टिस्ट जो है आप देखिए इतना ज़बरदस्त डायनासोर, इट सीम्स टू बी लाइक रियल इन जंगल जो आप देख रहे हैं अभी ऑन स्क्रीन। तो खैर ये अभी रियल नहीं है और ना ही ये कोई आर्ट का मुजस्मा है, बल्कि ये टायर से बनाया गया एक मुजस्मा है जिसको बड़ी मेहनत से बनाते हैं। और उन्होंने अब तक बहुत सारे मुजस्मे बनाए हैं जिसमें बहुत सारे इंसानों के भी हैं, बहुत सारे जानवरों के भी हैं, मुख्तलिफ अशकाल वो जो बनाते हैं। लेकिन बाकायदा इसके लिए जो सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है वो भी जंगल के अंदर ही बनाया हुआ है। और वो कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो मकसद है मेरा टायर से मुजस्मे बनाने का हरमीत पाजी, वो ये है कि मैं माहौल को साफ़ रखना चाहता हूँ। मैं ये कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि माहौल को साफ़ रखने के लिए टायर्स को जलाना नहीं चाहिए या फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इनको इस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए। अच्छा वैसे सुहाब ये बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर हम देखें मौसमियाती तब्दीली जिस तरह तेज़ी से रोनुमा हो रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ बहुत कम शहरी लेते हैं और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस किस्म की तबाहियाँ हुई, फिर हमने सैलाब की तबाहकारी आपके सामने, इसी तरह दीगर ममालिक में भी ये सिचुएशन आपने देखी कि जिस किस्म की बर्फबारी हुई और जिस किस्म के रास्ते हलाकतें और ये चीज़ें भी रिपोर्ट हमारे सामने आई। तो मेरे ख्याल में एक बेहतर तरीक़ाकार है कि ऐसी चीज़ें जिसको रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम उसका इस्तेमाल अगर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यही टायर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इनको पेंट्स किया जाता है और फिर उसके ऊपर ऐसे फ्लावर लगाए जाते हैं, तो वो भी बड़ा खूबसूरत वो एक गुलदस्ते की मानंद होता है। तो मेरे ख्याल में ये जब बेहतर चीज़ है। और फिर जंगल में
पूरा यानी आप जंगल के एनवायरनमेंट को वो खूबसूरती दोबारा उसमें दोबारा, क्योंकि अब देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जंगलात आप जब जाती हैं मुख्तलिफ ऐसे जंगलात में तो जानवरों की तादाद भी कम हो रही है, और ऐसे में टायर से बने ये जानवर अगर आपको नजर आते हैं तो फिर भी ये खूबसूरती को जंगल की को चार चांद लगा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमने देखा था पिशावर की एक रिपोर्ट हमने चलाई थी, शायद आपको याद होगा, कि उसी में भी एक आर्टिस्ट था जो इसी तरह टायर से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता था, बल्कि बना रहा है भी पिशावर में। तो मेरे ख्याल में ये एक आर्टिस्ट का कमाल है, एक आर्ट के ज़रिए एक बेहतरीन पैगाम देना तमाम तर लोगों को, पूरी दुनिया को, कि अभी भी वक्त है अगर हमने अपने माहौल को बचाना है तो। और आपको पता है हरमीत जी, हमने बहुत सारी खबरें इससे मुंसलिक दी भी हुई हैं। मतलब हमने एक आर्टिस्ट दिखाया था जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही था, और आपको पता है कि वो मुख्तलिफ टायरों से मुख्तलिफ फर्नीचर बनाते थे, मतलब टेबल बना लिया, चेयर बना ली, और इसके अलावा सेटी बना ली, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि टायर्स को मोल्ड करना, बाकायदा उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, और उसको तरीके से आपने रिसाइकिल भी करना है, फिर आपने माहौल को गंदा भी नहीं करना। तो खैर मेरे ख्याल से हरमीत जी, जो कंपनीज़ हैं, फर्नीचर कंपनीज़ या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो प्लास्टिक बनाती हैं या दीगर अशिया ज़रूरिया बनाती हैं, वो कंपनीज़ अगर टायर्स को रिसाइकिल करके यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से वो बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें बना सकती हैं। लेकिन प्लास्टिक के बारे में या टायर्स के बारे में कहा जाता है कि आपके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, मतलब अगर आप फीडर्स की बात करें, बॉटल्स की बात करें, क्रॉकरी की बात करें, ये चीज़ें इनसे नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्वियसली मटेरियल है, प्लास्टिक है, तो वो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो सकता है। हाँ, अलबत्ता आपकी बाकी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, जिसमें फर्नीचर हो सकता है, आपकी बाकी ज़रूरियात की चीज़ें हो सकती हैं, उनको बनाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर बिल्कुल आपने प्लास्टिक जी 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 प्लास्टिक की बात की तो अमूमन हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें और रोज़मर्रा का यानी आम तौर पर इस्तेमाल भी उसका ज़्यादा है। आपको याद होगा कि जब जरताज गुल वज़ीर थी माहौलियात की, तो तब एक मुहिम चलाई गई थी, लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा कि जिस किस्म का माफिया एक्टिव है और जिस किस्म की गुंडागर्दी की गई थी, मैं तब भी उनके साथ था और वहाँ पे ब्लू एरिया में जाके हमला बोल दिया था बाकायदा एक रेस्टोरेंट की जानिब से। तो इस किस्म की सिचुएशन थी बाकायदा, लेकिन उसके लिए भी एक तरीक़ाकार होता है कि सीधा जाके हम अटैक कर लेते हैं चीज़ों को। हमने पहले से कोई ना कोई एक और प्लेटफॉर्म फराहम करना होता है कि भाई हाँ, अगर प्लास्टिक नहीं है तो हम ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा कि माजी की बात है, बल्कि बहुत सारे ममालिक में आज भी कागज़ जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा, और ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो घर में बनाई जाती थी और उसमें जाके सब्जी वगैरह जो है वो घर में लोग लेके आते थे। तो अब हम देखते हैं वो रुझान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और प्लास्टिक वो चीज़ है, वो ख़तरनाक चीज़ है, माहौल के लिए एक थ्रेट है कि इसका वजूद ख़त्म ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होती है। ये डायरेक्ट चेन जो है वो डिमांड और सप्लाई की है। तो मेरे ख्याल से आपको घर से इस चीज़ को निगलेक्ट करना चाहिए, तो शायद हम इस चीज़ को थोड़ा बहुत ओवरकम कर सकें। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो क्या ही ज़बरदस्त खबर है। जब भी तो कोई घूमने फिरने की खबर आती है दिल करता है कि बस हम भी निकल जाएं, लेकिन क्या करें, हम तो हमारे पास रीज़न्स ही बहुत है यहाँ रुकने के लिए। सबसे बड़ा रीज़न ये कि हमने आके आपको ऐसी खबरें देनी है, अगर हम चलेंगे तो फिर आपको खबरें कौन देगा। खैर 80 दिन में दुनिया घूमने वाली 81 साल ये दो दोस्तें जिन्होंने, कैन यू इमेजिन कि 80 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया घूमी है। 7 बरे-आज़मों की बात करें, 18 ममालिक की बात करें, आप नेपाल की बात करें, कोलंबिया की बात करें, मतलब अगर आप ग्लेशियर्स, अब जो पिक्चर्स वीडियोस आप देख रहे हैं, ग्लेशियर हो या फिर रेगिस्तान हो या फिर नेपाल के पहाड़ हो, ऐसी कौन सी चीज़ है, जैसी कौन सी जगह है जो उन्होंने कवर नहीं की। ताजमहल, वाह। और देखें दोनों एक दूसरे के साथ कैसे खड़ी हुई, और देखें उन्होंने जो पिक्चर्स कैप्चर की हरमीत पाजी वो एमी नहीं की। मतलब एक तो बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर है, और एज देखिए हरमीत पाजी 80 साल, 80 और 81 साल उम्र है इनकी, लेकिन एडवेंचरस देखें कितनी है, दोनों घूम फिर रही हैं और फोटोग्राफी करती हैं, एक बाय प्रोफेशन लेक्चरार है। लेकिन जब वो दुनिया घूमने का उन्होंने सोचा, पहले इन दोनों के हस्बैंड आपस में दोस्त थे, जब हस्बैंड इंतकाल कर गए तो फिर आपस में ये दोनों बहुत अच्छी दोस्तें बन गई। बस उस दिन इन्होंने अहद किया कि अब हमने दुनिया घूमनी है और दोनों ने एक साथ घूमनी है, और इस एज ब्रैकेट का जो एक बैरियर है इसको हमने तोड़ के दुनिया घूमनी है। और 80 ममालिक, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी है, क्या क्या इन्होंने एडवेंचर किए हैं, आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। अच्छा, सोहा, अगर हम देखें इस किस्म की ज़िंदगी और फिर दोस्तों के साथ वक्त, क्योंकि चाहे अच्छे लम्हात हो या बुरे लम्हात हो, दोस्तों के साथ बड़े अच्छे गुजरते हैं। एक अच्छा दोस्त होना भी बहुत बड़ी नेमत है इस दुनिया में, और अगर आपको एक अच्छा दोस्त मिल जाता है तो आप समझे कि एक बहुत बड़ी नेमत आपके पास है। और फिर इस किस्म की कंपनी, चाहे वो आप जिस शहर में जाएं, जिस इलाके में जाएं, जिस मुल्क में जाएं,
गपशप तो चलती रहती है, लेकिन आप मुख्तलिफ इलाके में फिर आप ये देखें कि ताल्लुक जो है आपका नहीं है, पहले दोनों के हस्बैंड का ताल्लुक था, अब इन दोनों का है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में पूरी दुनिया घूम जाना और पूरी दुनिया का जब आप जाते हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ ममालिक में, तो वहाँ पे तरह तरह के ऐसी चीज़ें जो कभी आपने उसके बारे में सुना भी नहीं होता है, पढ़ा भी नहीं होता, और वो सारी चीज़ें आपके सामने आती। तो मेरे ख्याल में सफ़र से बहुत कुछ सीखा जाता है। और फिर इस उम्र में यकीनन हम तो इस उम्र में बहुत सारे ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें हमने चलाई हैं कि बड़ी हैरान कौन होती है कि कोई भैया कोट पैंट पहन के ऊपर ही चला जाता है, कोई जो है इस उम्र में स्विमिंग के लिए समंदर में कूद जाता है, और फिर कहीं हम ये देखते हैं कि 2 ख़वातीन पूरी दुनिया की सैर के लिए निकल जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी खबरों को देने का मकसद जो होता है ना, वो इनकरेज करना होता है। हमारे घर में मौजूद खवातीन जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रही हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 साल है, लेकिन उनको लगता है कि ओ माय गॉड, ज़िंदगी बस अगले 5-7 साल ही मजीद होगी शायद, और वो मैंने बड़े आराम सुकून से बेड पर गुजारनी है, खिदमतें करानी है, और ये करना है वो करना है। लेकिन 80 साल की उम्र में ऐसा एडवेंचरस होना, ओ माय गॉड। लेकिन आपको पता है, इनके पहले भी हरमीत पाजी बहुत प्लान्स थे। उन्होंने कहा कि पहले मनसूबाबंदी हम कर चुके थे, लेकिन ये मनसूबाबंदी को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके बिकॉज कोविड-19 की पाबंदियों ने हमारा प्लान बहुत स्पॉइल किया है। लेकिन भाई हम भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं, हम भी निकले हैं। और सफ़र के बारे में तो अगर बात की जाए तो कहते हैं कि सफ़र से बेहतरीन कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जितना आप सफ़र में सीखते हैं उतना आप कहीं नहीं सीखते, कहीं नहीं उतना आप लर्न कर सकते। मतलब सफ़र एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आप सोचें कि हमें तो बचपन से कहा जाता था ना हरमीत पाजी कि आप स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, लेकिन जो आप यूनिवर्सिटी में सीखते हैं ना, वो आप दुनिया में कहीं नहीं सीख सकते। कहा जाता था और हम इस बात को बड़ा यकीन भी रखते थे कि यस, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को लेके, लोगों को लेके, लोगों के रवैयों को लेके, लोगों के रंगों को लेके जो एक्सपीरियंसेस हमने यूनिवर्सिटी में किए हैं ना, वो शायद हम बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ हमने शायद नहीं किए। लेकिन अब अगर सफ़र की बात करें, मुख्तलिफ कल्चर्स देखना, मुख्तलिफ लोगों से मिलना, मुख्तलिफ स्टेट्स में जाना, मुख्तलिफ तरह के लोगों से, मज़हब से, रंगों ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सीखते हैं जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। लेकिन हरमीत पाजी, मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है, आप, मैं या कोई भी सयाह अगर सफ़र करता है तो अगर आप सियाहत को फ़रोग़ देते हैं और किसी मुल्क की सियाहत के बारे में कुछ लिखते हैं, उसे कैप्चर करते हैं, पिक्चराइज़ करते हैं, मैंने देखा कि वहाँ के लोग हमेशा आपको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। बड़ी मेहमान नवाज कौमें हैं जो कि आने वाले लोगों को, क्योंकि उनको पता होता है कि आप उनके मुल्क को, उनकी सकाफ़त को, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स और प्लेटफॉर्म्स, तो वो बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। सुहा, अगर हम देखें, आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी कल्चर, क्योंकि आज पहले तो ज़माने में बहुत सारे लोग सफ़रनामे लिखते थे और सफ़रनामे में बताया जाता है कि फ़लाने शहर के लोग कैसे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज आपके पास भाई मोबाइल है और आप बता देते हैं, बल्कि दिखा भी देते हैं कि भैया यहाँ पे ये कल्चर है, ये रीत रिवाज है। और आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं दूर दराज बैठा हुआ शख्स जो ये वीडियो देखता है या ये वीलॉग देखता है, तो उसको लगता है कि भैया क्यों, मुझे भी जाना चाहिए। मेरे पास एक सफ़रनामा था जो अकबर के दौर का है, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ शहरों से वो जो लिखारी है वो जब जाता है और मुख्तलिफ शहरों के कल्चर और वहाँ के रीत रिवाज के बारे में बोलता है, और फिर वहाँ के भाषा के हवाले से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो मैं कहीं ना कहीं खो जाता हूँ, उस 15वीं सदी में चला जाता हूँ। तो यही चीज़ है कि मेरे ख्याल में एक तरफ तो चाहे किताबों की तरफ आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आए या वीलॉग की तरफ आपकी आए, तो बहुत सारी चीज़ें हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे वीलॉगर जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ खाने से, मुख्तलिफ ढाबे जो हैं उनकी सारी चीज़ें बताते हैं कि भैया यहाँ का टेस्ट अच्छा है, बुरा है, मज़े का है, मज़े का नहीं है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी मुल्क के वहाँ पे सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक बेहतरीन तरीका ये है कि इसी तरह आपको याद होगा कि माजी में ISPR की जानिब से बड़ा अच्छी लॉन्चिंग की गई थी, और जिसमें बहुत सारे ऐसे वीलॉगरों को इनवाइट किया था पाकिस्तान। उसके बाद फिर हमने देखा था कि पूरी दुनिया में दूसरी पोजीशन पे पाकिस्तान चला गया था कि टूरिस्ट के लिए सबसे सेफ कंट्री है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट फिर उसके बाद नहीं चला। लेकिन हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग बाहर से आए और उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके देखे और वीलॉग के ज़रिए पूरी दुनिया को बताया। और ये पाकिस्तान की सियाहत को, नॉर्दर्न एरियाज़ को, हमारी सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं देखती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे व्लॉगर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, जिस तरह से क्विक आपको पूरी सैर करा देते हैं ना, मतलब आप खुद जाएँ तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ना कि आपको 2-4 दिन लगते हैं हर चीज़ को देखने में। अब ये हो गया कि हम वीडियोज़ और इतना समराइज हो गया सारा कुछ, एक क्लिक करें आप, बस यूट्यूब पे हल्का सा क्लिक करना है आपने, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ निकल के आपके सामने आ जाता है। और उसके बाद यू आर कन्विंस्ड
कि यस हमने यहाँ भी जाना है, पाकिस्तान में ये भी है, पाकिस्तान में ये भी है, बहुत से अनटच्ड एरियाज़ हैं जिनको अब तक शायद लोगों ने इन्वेंट भी नहीं किया, देखा भी नहीं, वहाँ की सैर भी नहीं की। तो खैर ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये दोनों ख़वातीन को तो क्रेडिट जाता है, मुझे लगता है 10 साल और जीना है तो 10 साल बाद हमें एक और ख़बर देंगे इनकी मतलब आई मीन कुछ आने वाले दिनों में एक और ख़बर देंगे। 10 साल तक तो पता नहीं हम कहाँ होंगे। खैर लेकिन ऐसे एडवेंचर आपको करने चाहिए। ये सांप, ये तो मैं अगली खबर पर जा रही थी, लेकिन अगली खबर पर जाने से पहले जो विजुअल्स मेरे सामने बार बार आ रहे हैं, आप देखें कि वो अगर पहाड़ पे चढ़ के झूला लेना हो, ऊंट पर चढ़ना हो, अपने इर्द गिर्द सांप लपेटना हो या किसी भी चीज़ को देखना हो, तो वो डर नहीं रही किसी चीज़ से। तो बस उम्र कोई जस्ट अ नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है और आप देखें कि ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बाकायदा हकूक़ और बाकायदा एजाज़ दिए जाते हैं। अमेरिका में एक स्टेट कैलिफोर्निया से आपको खबर देनी है जहाँ पर अब ये खरगोश जो हैं वो पुलिस फोर्स में ऑफिसर बन चुके हैं। अब इन्होंने पुलिस फोर्स कैसे ज्वाइन की मैं आपको बताती हूँ। हुआ दरअसल ये कि ये मिला वहाँ के एक पुलिस एहलकार को और जो कि गुमशुदा था। अब पुलिस एहलकार उसको ले आया पुलिस स्टेशन और ला कर वहाँ पर कंट्रोल डिपार्टमेंट, एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उनको दे दिया कि आप इसकी टेक केयर करें, इसका ख्याल रखिए, तब तक हम इसके ख़ानदान को ढूंढते हैं। अलबत्ता ख़ानदान नहीं मिला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जब इसको स्टेशन में लाना शुरू किया तो बड़ा इंटरेक्टिव और ना खरगोश तक कितना क्यूट लगता है। मुझे लगता है कि आप अगर पेट रखते हैं तो बिल्ली और मतलब कुत्ता तो आपको प्यारा लगता ही है, वो तो कॉमन एक पेट ट्रेंड है जो कि लोग रखते हैं। लेकिन खरगोश पहले ज़माने में हरमीत पाजी घरों में बहुत हुआ करते थे। बाकायदा इनके लिए मिट्टी के घर बनाए जाते थे, मिट्टी ज़ेर ज़मीन के अपना घर बनाते हैं, बड़ा खूबसूरत सा, और 2 दांत निकाल के आगे वाइट कलर के भी बहुत और ब्राउन कलर के भी खरगोश बड़े प्यारे लगते हैं। खैर इस पुलिस स्टेशन में अब काफ़ी अर्सा इसको रखा, ख़ानदान को ढूंढने की कोशिश की, ख़ानदान नहीं मिला तो उन्होंने कहा हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। और सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया, अडॉप्ट करने के बाद इसको जैकेट पहनाई, पुलिस ऑफिसर बनाया और उसको क्या उन्होंने डेजिग्नेशन दी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कोई भी पुलिस स्टेशन आता है या पुलिस स्टेशन के जो एहलकार है ये उनको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं, खैर सगाली का एक जेस्चर देते हैं। तो हमने इनको भी ऑफिसर बना दिया है कि इन्होंने माहौल पूरे पुलिस स्टेशन का बहुत अच्छा कर दिया है। तो नाउ ही इज़ ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया। वैसे अगर आप देखें मैं तो ये भी हैरान भी हूँ भाई कि वहाँ की फाइलें कैसी बच जाएंगी, क्योंकि बड़े शरारती होते हैं खरगोश। आपने दुरुस्त फरमाया कि गांव में और देहातों में या बड़े बड़े घर जितने भी होते हैं उसमें हमने ये देखा है कि रुझान ज़्यादा होता है पालने का। और लेकिन हाय रब्बा, मतलब मेरे घर में तो इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है। और फिर ऐसा हुआ कि हमने भैया किसी और को दे दिया कि आप भाई लेके जाए। बड़े मासूम से ये नज़र आते थे, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जो इन्होंने छोड़ी। और बड़ी शरारतें तो आप ये दो जो दिखने वाले दांत हैं बड़े क्यूट, लेकिन इन 2 दांतों से जो फिर शरारत करते हैं वो पूरे घर का सत्यानाश कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल आप ये देखें ना कि पुलिस स्टेशन में, और आपको याद होगा हिंदुस्तान में इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में एक इसी तरह कुत्ता जो है उन्होंने रखा था, एक खोजी। और उसके बाद ये हुआ कि जब उसकी डेथ हुई तो पूरी पुलिस, जिस तरह एक पुलिस शहीद होता है उसकी डेथ होती है, जिस तरह उसको पूरे एजाज़ के साथ उसकी तमाम तरह रसूमात जो है अदा की जाती, तो उसी तरह उसको भी उसी तरह ट्रिब्यूट पेश किया गया था। और वो मीडिया पे वो खबर आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने खरगोश को उठा के पुलिस स्टेशन में जो है वो वही तैनात कर दिया। और मेरे ख्याल में खरगोशों का जो मसला है वो भी हल बड़ी आसानी से होगा, क्योंकि एक तरफ तो पुलिस आगे है, फिर पुलिस की यूनिफॉर्म भी खरगोश को पहना दी है। लेकिन ये ध्यान जरूर रखना होगा कि भाई वहाँ पे जो फाइल है ना उसका ख्याल बहुत रखना लाजिम है। और वो देखिए कितना प्यार कर रहे हैं फाइल बड़ी मेहनत से बनती है। और मुझे लगता है कि ये जो इतना ऑफिसर का एक एजाज़ मिला है ना, इनको ये ऑफिसर बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी क्यूटनेस की ओवरलोडेड होने की वजह से है। क्योंकि जो फीमेल पुलिस एहलकार है, आप ये तो देखिए कि उसको प्यार कैसे कर रही है, उसको रख कैसे रही है। खैर अच्छा एंटरटेनमेंट का एक वे बन जाएगा और वो लगे में मस्ती कर रहे हैं दोनों आपस में मिलके। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर भाई बहुत महंगी है, इतनी महंगी है कि तारीख़ की सबसे महंगी तरीन खबर है ये, जो कि हमने या तो गुड मॉर्निंग पब्लिक में दी होगी, या अगर हम बात करें दुबई की तो दुबई की सबसे महंगी खबर है। मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पे आपको पता है कि ऑब्वियसली मुखय्यर हज़रात एक बड़ी तादाद में और उनके शौक़ बड़े निराले और अनोखे से हैं। ये दुबई की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि महंगी तरीन नंबर प्लेट फ़रोख्त हुई है। कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो मैं आपके होश उड़ाने के लिए कीमत आपको फ़ौरन बता देती हूँ। 5.5 करोड़ दरहम, जो कि डॉलर्स अगर बताएं तो डॉलर्स बनते हैं 1.5 करोड़ डॉलर। और नंबर क्या है? 7।
7 नंबर है ये। और ये अब 7 नंबर किसको इतना पसंद था? अगर हम वहाँ पर शेख कम्युनिटी की बात करें तो आपको पता है हरमीत पाजी, उनके शौक का तो कोई मोल नहीं है। वो बड़े बड़े यानी जितनी मर्जी कीमत हो किसी भी चीज़ की, अगर शौक है, पसंद आ गया तो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। खैर अलबत्ता मैं आपको अच्छा बेसिक कॉज बताती हूँ। इसको पूरी जो इन्होंने नीलामी की है, जो पूरे पैसे आए हैं, उसका रूट कॉज ये था कि ये चैरिटी करते हैं। नंबर तो ख़रीद लिया, लेकिन जो महंगा तरीन दुबई का नंबर जो ख़रीदा है उसके एवज़ जो पैसे आए हैं उसके लिए 1 अरब से ज़ायद चैरिटी पैकेट्स बनाए जाएंगे। वो रमज़ान में, ईद में, गरीब गुरबा में और जो लोग भी मुस्तहिक हैं उनमें डोनेट किए जाएंगे। लेकिन हरमीत पाजी ये रिकॉर्ड भी टूटा है। अगर पहले की बात की जाए तो नंबर 1 प्रीवियस रिकॉर्ड था, नंबर प्लेट का नंबर जो था वो नंबर 1 था और उस वक्त वो 1,42,00,000 डॉलर का आपकी दुरुस्त है कि नंबर प्लेट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उनका बड़ा शौक भी होता है कि भाई गाड़ी का नंबर ये होना चाहिए, और चाहे वो उसकी कीमत जो भी हो, और फिर शौक का कोई मोल नहीं है। और आपने शेखों की बात की तो शेख तो वैसे इसके लिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि ज़्यादा डेवलप कंट्री है और पैसा बहुत ज़्यादा है और फिर पैसा लगाने ज़रूरी भी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये सारी अगर कोई ख़रीदता है और ख़रीद भी लिया गया तो ये पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है एक अच्छे काम में और नेक काम में। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज जब हमारे सामने आती है तो मेरे ख्याल में टीम को क्रेडिट जाता है कि वो इस किस्म की चीज़ें भी लेके आती है कि कहीं ना कहीं आपके पास पैसा आ रहा है और उस पैसे को आप अपने पास नहीं रख रहे हो बल्कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो उन लोगों पर जिनको ज़रूरत है और जिनको कहीं ना कहीं खाने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं छत की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं रिहाइश का मसला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में ये इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और एक खतीर रकम है, कोई रकम भी छोटी नहीं है। तो इससे जो 1 अरब से ज़्यादा पैकेट्स बनाने का मंसूबा है इदारे का, वो यकीनन उससे बड़ी मदद मिलेगी उन तमाम लोगों को जो कि मुस्तहिक हैं और जो मदद की हमेशा तलबगार रहते हैं और मदद देखते रहते हैं। सो एक बेसिक नोबल कॉज था इस खबर के पीछे। महंगी खबर है लेकिन नोबल कॉज था, तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि आपको खबर देनी है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट खबर आपको देंगे और लास्ट खबर जो है वो बेसिकली कराची से है। और कराची की खबर सुनकर देखकर सोशल मीडिया पे से पहले मैं काफ़ी खुश हुई थी कि एटलीस्ट उन एरियाज़ को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है जो कि बिल्कुल यूजलेस थे, लेकिन उसको कितना प्रोडक्टिव इस्तेमाल किया जा सकता था। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये है कराची के, और आपको पता है कराची में चूंकि प्ले ग्राउंड्स को लेकर हमेशा बड़ा इशू रहा है, बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं कि वहाँ पर प्ले ग्राउंड्स इतने ज़्यादा नहीं है। और वहाँ के जो अगर लियारी बच्चों की बात की जाए, फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल के साथ साथ अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उनका हमेशा गिला ये होता है कि हमारे पास प्ले ग्राउंड्स नहीं है। खैर कराची में फ्लाईओवर के नीचे ये गेमिंग सेशन बना दिया है, इसको आप जोन भी कह सकते हैं। अच्छा ये वीडियो जो है ना बेसिकली हरमीत पाजी पहले किसी फॉरेन कंट्री की थी जो कि यहाँ के बच्चों ने देखी थी। यहाँ के बच्चों ने देखा और फिर उसके बाद इसको ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद वहाँ के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहाँ के डीसी जो हैं उनको टैग किया और कहा कि हम भी ये आइडिया यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर बाहर के ममालिक में ऐसा हो सकता है तो वाई नॉट पाकिस्तान एंड वाई नॉट कराची। तो उन्होंने ओवरहेड ब्रिज जो है इसके नीचे यानी फ्लाईओवर के नीचे पेंट किया, पूरा ग्राउंड उसको अच्छा सा किया, वहाँ पे फुटबॉल कोर्ट बनाया और कोर्ट बनाने के बाद बच्चों को एक जगह मख्तस करके दी कि यहाँ पर आप फुटबॉल खेल सकते हैं और आप इस जगह को इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लाहौर में भी बहुत ज़्यादा किया जा सकता है हरमीत पाजी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े ओवरहेड ब्रिज हैं, बड़े शहरों में और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे काम हो सकता है और ये अच्छा मैसेज है। बल्कि वैसे अगर हम देखें जिस तरह तेजी से आबादी बढ़ रही है, ग्राउंड एक तरफ कट रहे हैं, दूसरी जानब कब्जा भी ज़्यादा उस पर हो रहा है और उसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा मैसेज है कराची की जानिब से कि ग्राउंड का जो गिला है, शिकवा है, कहीं ना कहीं वो टैलेंट जो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में और फिर लियारी के हवाले से ज़्यादा फेमस है कराची, जहाँ पे बेतहाशा टैलेंट है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि भाई इंतज़ामिया ने वो बात मान ली और उस पर अमल कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल विजुअल में बड़े खूबसूरत सब कुछ लग रहा है, छोटा सा ग्राउंड है, खेलने का मौका मिल रहा है, तो भाई क्यों ना खेल ही हो जाए। बस यही मैं कह रही थी कि लाहौर में ऐसे बहुत सारे मकामात थे, क्योंकि ओवरहेड ब्रिज लाहौर में पेरिस बनाने के चक्रों में और खैर इसके इस सारी मकसद में या इस सारे पैकेज में जो कि डेवलपमेंट का लॉन्च किया गया था पिछली हुकूमतों की जानिब से, बड़े ओवरहेड ब्रिज मौजूद है लाहौर में जिसके नीचे की जगह यूटिलाइज़ की जा सकती है, जो कि अभी यूजलेस पड़ी हुई है। तो खैर ये जो है मेरे ख्याल से वहाँ पर अगर एक्शन लिया गया है तो अब इसकी बारी लाहौर की है। खैर वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। हमने लेनी है एक क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 14 मई को इलेक्शन होंगे या नहीं, ये सवाल अभी भी वैसे का वैसे मौजूद है। इबाम मौजूद है। वफाकी काबीना का कल अहम इजलास मुनक्किद किया गया, खुसूसी इजलास जिसमें समरी पेश की गई इलेक्शंस कराने के लिए फंड्स की समरी, जो कि बाकायदा तौर पर काबीना की जानिब से मंजूर भी कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला पार्लियामेंट ने करना है। इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं। सरवर बारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर एक तलवार लटक रही है हुकूमत पर, खासतौर पर वफाकी हुकूमत पर, कि अब तौहीन अदालत लग सकती है। वजारत खजाना इस हवाले से एक्टिव है, बातचीत की जा रही है। आपको क्या लगता है कि वो इस डेडलाइन को मीट कर लेंगे जो इलेक्शंस के फंड्स के हवाले से है? देखिए, नीयत की बात है। जहां तक रिसोर्सेज का इशू है, खजाने में इतने पैसे तो जरूर हैं कि 20-21 अरब रुपए जो है वो आसानी से सकी है। खजाने में कुछ इतलात के मुताबिक 2000 अरब रुपया पड़ा हुआ है और उसमें से 21 अरब निकालना कोई मुश्किल नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात, वो उन्होंने करारदाद पास की है सिंध असम्बली ने कि पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है, तो सिंध की हुकूमत को ये कोई हक नहीं है कि वो पंजाब के इंतखाबात के बारे में मुदाखलत करे जी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ बहुत सारी और बातें हो रही हैं इस वक्त, लेकिन बुनियादी बात जो है वो हमें समझने की है कि आज पाकिस्तान में जो हमारा आइन है, जो 1973 में बनाया गया था मुतफिका तरीके से, उसका हम गोल्डन जुबली बना रहे हैं। और गोल्डन जुबली के वक्त जो है उस आइन की जो भुट्टो साहब ने, और कल कायम अली शाह साहब असेंबली में मौजूद थे उस सेशन में, जो है उस आइन की धज्जियां बखेरी जा रही हैं आइन की बालादस्ती के नाम पर। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है पाकिस्तान में कि आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक समाजी मुआहदा है शहरियों और रियासत के दरमियान। और हमारी रियासत का जो ढांचा है वो बुनियादी तौर पर 3 स्तूनों के ऊपर खड़ा है, जिसमें अदलिया सबसे ऊपर है, इस लिहाज से कि अगर पार्लियामेंट जो है वो भी आइन की जो रूह है उसको तब्दील करना चाहे तो नहीं कर सकती है, क्योंकि बिल आखिर जो सच और हक की बात है वो अदलिया ने करनी होती है। तो ये जो हमारी कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में जिस तरह की करारदादें पास की जा रही हैं, हमें उसके पीछे पता है कि वजूहात क्या है। पहली बुनियादी वजह, इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं, बहुत सारे सर्वे हो रहे हैं पिछले चंद माह से। हमने भी सर्वे किया है, उसको हमने रिलीज किया था अभी 7 तारीख को। एक भारी अक्सरियत पाकिस्तान की अवाम जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन चाहती है। yes. हमारे सर्वे के मुताबिक 85% के लगभग जो रिस्पोंडेंट्स थे वो कहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसकी वायलेशन की है वो गलत है। गैलप पाकिस्तान का ओपिनियन पोल है, उसमें भी यही ट्रेंड है। IRIS का ओपिनियन पोल है, उसमें भी यही है। दूसरी बात जिस पे सब लोग मुत्तफिक हैं, तमाम सर्वे जो है उनका इत्तेफाक है कि पाकिस्तान की 2/3 से भी ज्यादा जो है वो PTI को वोट देना चाहती है। तो गालिबन जो डर है कोई और नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे सर्वे कह रहे हैं। हमारे अगर आप अखबारात के एडिटोरियल पढ़े, अगर आप अखबारात में छपने वाले जो ऑप-एड आर्टिकल है, जो लोग अपना नुक्ता नजर लिखते हैं, चाहे वो अंग्रेजी के अखबार हैं या उर्दू के अखबार हैं, सब इस पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान में एतजाज आसन साहब यही कहते हैं कि सबसे बड़ा डर है जिसकी वजह से सारा कुछ जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है गोल्डन जुबली के मौके पर, वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इन तमाम पार्टियों को पता है कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो वो बहुत बुरी तरह हारेंगे, जैसे पंजाब के बाई इलेक्शंस में हुए। क्योंकि पंजाब के बाई इलेक्शन को हमने ऑब्जर्व किया साहब, अगर हम देखें सारी सिचुएशन में कल गोल्डन जुबली जिस तरह मनाई गई और हमने देखा कि एक चीज जो सोशल मीडिया पे बहुत बारी साहब, अगर आवाज आ रही है तो मैं सवाल कंटिन्यू करूं? जी करें। जी हरमीत करें, आवाज आ रही है मेरी?
जी बारी साहब, हमने कल देखा एक चीज सोशल मीडिया पे काफी कंट्रोवर्शियल जो है हो रही है, और वो है हाजी फाइज ईसा साहब की वहां पे मौजूदगी। एक तरफ तो मुख्तलिफ जजेस को भी वहां पे इनविटेशन मिली थी, वो नहीं गए। फिर हमने वहां पे जो मनाजिर देखे, जिस किस्म की तकारीर देखी, और एक पार्टी जो हुकूमत में है और जिस तरीके से गंदी गालियां चीफ जस्टिस को निकाली गई, और फिर जजेस की तस्वीर मंजराम पर लाके उनकी फैमिली के हवाले से बातें की जा रही। ऐसे में एक जज का वहां पे जाना किस किस्म का तासुर देता है सर? देखिए, मैं तो समझता हूं, मैंने ट्वीट भी कल किया था, बहुत ही मुझे शर्म आ रही थी कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बनने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो जरदारी साहब की बगल में बैठे हुए। तो मैं समझता हूं अगर मतलब इससे साफ जाहिर होता है, और मेरा ख्याल काजी साहब को तमगा इम्तियाज देना चाहिए या नोबेल प्राइज देना चाहिए कि उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी को बिल्कुल सरेआम बाजार चौराहे के बीच में जो है उन्होंने खुदकुशी की है। तो अपने आप को उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि जो बाकी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भरम रखा है, लेकिन एक जज ने जिसके बारे में हम समझते थे कि बहुत अपराइट है, जिनका एक इमेज बन रहा था, उन्होंने अपने इमेज को इनकी जो क्या करने अंग्रेजी में कहते हैं आल्टर पर, कुर्बान गाह पे कुर्बान कर दिया है। और ये पाकिस्तान का नुकसान है, ये सिर्फ काजी ईसा का नुकसान नहीं है, इन लोगों के भी नुकसान है। असल में वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि जनाब ये इनको इतना बदनाम कर दिया जाए। ये उनका जो बज़ाहिर उनके साथी लग रहे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद की गालबन ये कोशिश थी कि इनको इतना हम नंगा कर दें कि ये हमारे खिलाफ जी जी मुझे तो कहा गया कि जिनको हम लाखों की तादाद में वोट देके असेंबली में भेजते हैं, उनके इस जुमले पे साहब एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। आप अगर हम माजी में जाते हैं और माजी में देखते हैं तो जनरल सिकंदर मिर्जा साहब को देखें और आयूब खान को देखें, तब भी एक दस्तूर को जो है खत्म किया गया, नए दस्तूर की बात की कि उन्होंने इलेक्शन जो है नहीं जाना था। आज वही सिचुएशन आपको नहीं नजर आती कि अभी भी वही कानून साजी, वही सारी चीजें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए, और खौफ कहीं ना कहीं उनको नजर आता है तो खान की सूरत में आता है? देखिए, मुझे ये इससे ज्यादा ये रिमाइंड करवा रहा है जो तारीख में है कि जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया और उन्होंने कहा कि 90 दिन में मैं इंतखाबात करवाऊंगा, तो जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस की 9 जमातें थी, उन्होंने ज़ियाउल हक से दरख्वास्त की कि अगर इलेक्शन हुए तो भुट्टो साहब जीत जाएंगे, और अगर भुट्टो साहब जीत गए तो फिर ना आपकी जो है जिंदगी बच सकती है और ना हमारी बच सकती है। क्योंकि सारा जो नैरेटिव बनाया गया था पीएनए ने, वो ये था कि भुट्टो साहब ने धांधली की है और वो धांधली की वजह से जीते हैं। हालांकि हमें पता है उन्होंने धांधली की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो धांधली ना भी करते तो जीत जाते। आज भी ये खौफ है कि जो फौज के साथ मिलकर, जर्नैलों के साथ मिलकर जो है हमारी जो पॉलिटिकल अशराफिया है, वो नहीं चाहती इंतखाबात हो, क्योंकि जो बयानिया बनाया गया था सिलेक्टेड का, वो बयानिया दफन हो चुका है। और पाकिस्तान में ये हमें मानना चाहिए कि जो भी अक्सरियत में है वो हमारे आइन में लिखा है। गोल्डन जुबली के मौके पर फिर उनको याद कराने की जरूरत है कि आइन में लिखा है कि पाकिस्तान के शहरियों से मुंतखब किए हुए लोग जो है वो अल्लाह की हाकमियत को अमल दरामद उस पर करवाएंगे। तो बुनियादी बात यह है कि इस वक्त जो करप्शन पाकिस्तान में माजी में की गई है उसका खात्मा हो रहा है। लेकिन एक बात, अगर मुझे 1 मिनट दे दें, गोल्डन जुबली का मौका है, 2 चीजें मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं आपके चैनल की विसातत से शहरियों को। पाकिस्तान का आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 3 है कि जो रियासत है वो इस मुमलकत से हर किस्म के इस्तेसाल का खात्मा करेगी। और एक आर्टिकल है 38 आर्टिकल कहता है कि पाकिस्तान में जो ज़राए पैदावार है और दौलत है वो चंद खानदानों में मुर्तकिज नहीं होने दी जाएगी, जो कि हो रही है। और आर्टिकल 29 है, वो सदर मुमलकत पर लाजिम करता है कि वो हर साल कौमी असम्बली और गवर्नर जो है हर साल सूबाई हुकूमतों से पूछें
कि ये जो 2-3 आर्टिकल है इन पर कितना अमल दरामद किया गया है। तो बिल्कुल मैं ठीक। ये समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम के लिए इस गोल्डन जुबली के मौके पर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है। अशराफिया के पास बहुत कुछ है, लेकिन अब अशराफिया की जो अपनी लड़ाई है उसमें एक धड़ा चाहता है कि हमारी बालादस्ती मैनिपुलेशन और साजिश के जरिए हो जाए, इलेक्शन के जरिए ना हो। तो ये बहुत बड़ा धचका होगा भुट्टो साहब की रूह को, पाकिस्तान की आवाम को। इसलिए हम समझते हैं कि इस गोल्डन जुबली के मौके पर जो एक पीपल्स पर्सपेक्टिव है आइन का, उसको उजागर करना हमारा सबका फर्ज है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। हमारा और आवाम का ये फ़र्ज़ आवाम को निभाना पड़ेगा। गोल्डन जुबली के इस मौका पर एक वेकअप कॉल आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आपका राइट है कि ये तमाम तरह अशरफिया जो उससे आप सवाल कर सकें, क्योंकि आपका बेसिक राइट है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा आपसे पूरा रनडाउन तो मैं शेयर कर देती हूँ, लेकिन सेकंड पूरा आवर जो होता है, ये पूरा घंटा, इसमें हम कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि आपको भी कोई प्रोडक्टिवली फ़ायदा हो, और इसके साथ साथ हम इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से यूज़ करना चाहते हैं कि वो लोग जो इस चीज़ के इंतज़ार में है कि कहीं से मदद आए, मुश्किल में है, परेशानी में है, तो इस प्लेटफॉर्म से आपको पता चल सके कि आपके पास वे आउट मौजूद है। मैं बात करी थी अलमारा फाउंडेशन की। एक ऐसी फाउंडेशन, हाजिर सर्विस DIG और उनकी वाइफ कपल ये मिलकर इस तरह का काम कर रहा है कि 60 बच्चे घर में ही ज़ेर कफ़ालत हैं। उनकी पढ़ाई के अखराजात, खाने पीने के, ओढ़ने बिछोने के, उनके रहने के, हर किस्म के अखराजात उठा रहे हैं। इन 60 बच्चों की पैदाइश से लेके जो कि यतीम बच्चे हैं अब तक की जो कफ़ालत है, किस तरह से सोच के तहत अलमारा फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई, किस तरह से इन बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं। अच्छी चीज़ जो कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे शेयर की थी कि बच्चे बड़ा प्राउड फील करते हैं इस चीज़ से। स्कूल में जाके ये कहते हैं कि भाई मेरे अब्बा तो DIG हैं। सो ये एक चीज़ है जो कि बच्चों को उनकी परवरिश के दौरान, तरबियत के दौरान मिल रही है। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ सूफिया वड़ाइश मौजूद है जो कि DIG हाजिर सर्विस रहे, उनकी मिसेज हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? मैं कह रही हूँ सूफिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से कि एक नोबल कॉज है जिसके लिए आप काम कर रही हैं। हाउ यू स्टार्टेड, लाइक क्या ऐसी सोच थी जिसके तहत आप लोगों ने ये काम शुरू किया और एज अ कपल दोनों ने मिलकर शुरू किया? ये बेसिकली एक लेगेसी थी मेरे वालिद साहब की जिसको हम कैरी कर रहे हैं। एक पिछले 28 साल से जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपने वालिद साहब को यही करते देखा कि रोज़ सुबह उठ के अपने हाथ से लंगर तैयार करते थे और 400-450 लोगों के लिए खाना लेके चौबुर्जी और रेलवे स्टेशन और ऐसी डिफरेंट जगहों पे चले जाते थे। जो लोग बाहर सोए होते हैं फुटपाथ पे, उनको जाके नाश्ता करवाते थे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी डिफरेंट चीज़ें, लाइक किसी को स्टाइपेंड देना, किसी को मंथली राशन देना, जैसे जैसे हो सकता था लोगों को हेल्प ज़रूर करते थे। जो भी डिज़र्विंग इंसान उनके पास आ जाता था वो खाली हाथ नहीं जाता था। तो ये वो तमाम चीज़ें जिनको देखते हुए मैं बड़ी हुई, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरे अंदर जाके रुकता गया और मुझे लगा कि मुझे ये सब कुछ कंटिन्यू करना है। और मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो फिर ये मेरा फ़र्ज़ भी था। बिल्कुल, हाँ। और उसके बाद फिर हमने वो जो तमाम काम कर रहे थे भलाई के, उसको ना सिर्फ कंटिन्यू किया बल्कि हमने उसको मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से रोज़ाना 700 के करीब लोगों का लंगर जाता है। आज भी उसी तरह 70 के करीब ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको हम राशन उनके घर जाके दे के आते हैं, जो सफ़ेद पोश फैमिलीज़ हैं जो रोड पे आके खाना नहीं ले सकते। इसी तरह से कोई 60 के करीब ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। ये तो वो तमाम चीज़ें थी जो साल से हम लोग खुद एज फैमिली कर रहे थे। उसके बाद लास्ट ईयर फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बिल्कुल। दूसरा ये कि जब अल्लाह ताला आपके अंदर कुछ करने का एक जज्बा डाल देते हैं ना, और उन्होंने आपसे कोई काम लेना होता है, तो फिर खुद ब खुद आप में एक बेचैनी आ जाती है। आप वो किए बगैर आपको सुकून नहीं मिल रहा होता। भूख है जो बढ़ती चली जाती है कि इसके लिए भी कर ले, इसके लिए भी कर ले। इंसान की खिदमत के लिए जो बन पड़े वो हम करें। तो ये जो यतीम बच्चे हैं मिस सूफिया, इनके बारे में जब सोचा तो घर में 60 बच्चों की जो कफ़ालत है वो आप कर रही हैं। घर लिया हुआ है, एक फाउंडेशन बनाई, उसकी बुनियाद रखी, और आप और जो आपके हस्बैंड उन्होंने मिल के इस सोच को आगे बढ़ाया। ये आपने एक कारवां किस तरह से शुरू किया? ये हमेशा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जो हमेशा मेरे दिल में कहीं ना कहीं बचपन से रह गई है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए और तुम अपनी मुरादों को पालो तो यतीम पर रहम किया करो। क्या बात ये एक ऐसी बात थी जो मुझे हमेशा
ये सोचने पे मजबूर करती थी कि मैं कहीं ना कहीं यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए कुछ करूं। पहले अपने बच्चे बहुत छोटे थे, उस टाइम पे मुझे लगता था कि शायद मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी, और उस टाइम पे ऑनेस्टली मेरी फैमिली ने, हस्बैंड ने भी इतना मुझे इस चीज़ पे सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी अपने बच्चों को बड़ा कर लो, उसके बाद ये कर लेना। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने इस्तात दी और हम लोग इस काबिल हुए कि हमने एक घर कैवलरी ग्राउंड में लिया। हमारा अपना घर भी कैवलरी ग्राउंड में, ठीक है। तो हमने अपने घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक घर लिया, अपने घर से मिलता जुलता ही। वहाँ वो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो आपके घर जो मेरे घर में है। उसी तरह से एयर कंडीशन रूम्स हैं, उसी तरीके से वो फर्निश हुआ हुआ है बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक। उसको स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से हमने फर्निश किया हुआ है। कोई भी वहाँ जाके ये कह ही नहीं सकता कि ये कोई ऑर्फनेज है या ये कोई शेल्टर होम है, क्योंकि वो उन बच्चों का अपना घर है। अपना घर। और हमने उसका नाम भी अपना घर इसीलिए रखा कि ये बच्चे अभी तो छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जब थोड़े बड़े होंगे, इनके फ्रेंड्स होंगे बाहर, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो कहीं इनका एक होता है ना, दिल ना टूटे ये कहते हुए कि हम कहीं से आए हैं, किसी शेल्टर होम से या कहीं ऐसे आए हैं, क्योंकि हमने इन्हें अपनी औलाद की तरह ऑन किया है। और हम यही चाहते हैं कि इन बच्चों में वही कॉन्फिडेंस हो। ये बहुत अच्छी बात आपने की। एक तो जो मैसेज है, और एक चीज़ जो आप में हम देख रहे हैं, बल्कि नाज़रीन भी देख रहे हैं, जो बात आप कर रही हैं कि शुरुआत आपके एक ऐसी फैमिली में हुई कि वालिद साहब ही यही काम वो किया करते थे। अब सबसे बड़ा टारगेट था, क्योंकि ऑलरेडी आपके ब्लड में वो सारी चीज़ थी और कहीं ना कहीं सारी चीज़ आपने देखी थी। लेकिन DIG साहब को समझाना थोड़ा मुश्किल भी था। एक तो यूनिफॉर्म का अलग रोब होता है, लेकिन बीवी का नहीं होता है, वो खौफ अलग निकल जाता है। ऐसे में उनको कायल करना बड़ा मुश्किल भी होता आपके लिए। कैसे कायल किया? और फिर जाहिर बात है आपके बच्चे भी थे और उन्हें साथ भी दिया फिर आपका। आहिस्ता आहिस्ता जब महबूब ने ये देखा कि मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं हमेशा जब भी बाहर हम निकलते थे इकट्ठे, बच्चे नज़र आते थे, कोई भीख मांग रहा होता था, कोई मजदूरी कर रहा होता था, किसी बच्चे को कोई सड़क पे जाते हुए थप्पड़ मार रहा होता था, जैसे होता है कोई उसका मुलाजिम है या कुछ। ये गदागरी को हम बहुत ज़्यादा आम देखते हैं। इस तरह की चीज़ जब मैं देखती थी ना, तो मेरा दिल बहुत तकलीफ में आ जाता था। और मैं हमेशा महबूब से कहती थी, प्लीज़ हम इस बच्चे को गोद ले लेते हैं। तो मुझे कहते थे, तुम बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, मतलब किसके बच्चे कहाँ से ऐसे हम कैसे ले सकते हैं, मतलब ऐसे हम कैसे किसी भी बच्चे को उठाएं और घर लेके चले जाएं। तो जब इतने साल तक उन्होंने देखा कि हर बात में, हर चीज़ में मेरी एक ही ख्वाहिश रही कि मैं छोटे बच्चों को गोद लेके इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब स्टार्ट में जब हमने स्टार्ट किया ना ये काम, तो बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है, खाना देना तो बड़ा आसान है, जो आप देते हैं वो मैनेज करना बहुत ईजी होता है। ये इंसानी जिंदगियों का मामला है, ये तालीम है, ये घर भी है, सबसे अहम बात है। बिल्कुल, और सबने यही कहा हमें कि ये बहुत रिस्की भी है। और इस वजह से कि क्योंकि इंसानी जिंदगियों का मामला है ना, तो आपकी पोस्ट भी ऐसी है। मेरे हस्बैंड को सबने यही कहा कि सोशल मीडिया का टाइम है, खुदा ना खास्ता छोटी मोटी कोई एक चीज़ ऐसी हो जाती है, कोई बच्चे के साथ खुदा ना खास्ता इंसिडेंट, कि अपनी औलाद के साथ भी अल्लाह माफ़ करे हो सकता है, तो फिर क्या करोगे ना, तुम्हारा तो सब कुछ एट स्टेक लग जाएगा, तुम्हारी जॉब, एवरीथिंग। फिर भी हमने यही सोचा, हमने कहा कि नहीं, बस अगर अल्लाह ताला ने इस्तात दी है तो ये काम करना है। और जब आप नेक नियति से कर रहे हो और अल्लाह ताला की मदद से कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर कोई चीज़ बीच में हर्डल नहीं बनती। बात ही सारी नीयत की है कि नीयत ये है कि यतीम बच्चों को एक पनाहगाह देनी है, ना सिर्फ पनाहगाह देनी है बल्कि वो घर देना जो वो मिस करते हैं, जो उनकी किस्मत में नहीं है। और उसके अलावा सोहा उनको रिश्ते देने हैं। मुझे वो मामा कहते हैं, महबूब को वो पापा कहते हैं। मैंने शुरू में बहुत 2 दफ़ा बात कोट की कि स्कूल में जाके बच्चे बड़े प्राउडली गए कि मेरे अब्बा DIG है, तो दैट फील समथिंग आउट ऑफ द वे एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड कि भी मेरे अब्बा। और फिर 60 बच्चों की पैदाइश से लेके अब तक जो आप उनका बेड़ा उठाई हुई है, कि आप उनकी रहन सहन, तालीम, फिर देखिए स्कूल भी। कहा तो किसी ने बिल्कुल ठीक था आपसे कि ये मुश्किल है, आसान नहीं है कि सिर्फ खाना देना दैट इज समथिंग लाइक जो आप कर सकते हो या कोई भी कर सकता है। अब आप किस तरह से मैनेज करती है? अगर बच्चे वहाँ आते हैं तो उनका दाखिला किस क्राइटेरिया पे होता है? वो यतीम बच्चे जो हैं वो कहाँ से हैं, किस तरह से वो आते हैं, यहाँ रहते हैं, उनको दाखिल करने का? क्योंकि मुझे लगता है कि सूफिया तादाद बहुत बड़ी है, बिल्कुल हम जितना कर लें कम लगते हैं, जितना कर लें उतना लगता है कि शायद मजीद भी कर सकते हैं। तो किस तरह से इस चीज़ को सारा मैनेज करती हैं? हम लोगों ने सोहा जब स्टार्ट किया था ना, तो एक घर से स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कैवलरी ग्राउंड में एक केनाल का घर लिया, उसमें हम लोगों ने इनिशियली 5 बच्चों से स्टार्ट किया। अच्छा। उसके बाद वो घर 20 बच्चों पे आके जब मुकम्मल हो गया, हमें लगा कि इससे ज़्यादा बच्चे एक घर के अंदर नहीं रह सकते, वरना वो फिर एनवायरनमेंट हॉस्टल वाला बन जाता है। फिर हमने दूसरा घर लिया, फिर हमने तीसरा घर लिया। तीनों घर कैवलरी ग्राउंड में, बच्चों की तादाद 60 हो गई है।
स्टार्ट में हमारा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि या बच्चा यतीम होगा या बच्चा मिस्कीन होगा या उसके दोनों वालिदैन नहीं होंगे तो हम बच्चों को गोद लेंगे। बट कुछ ऐसा हुआ दरमियान में कि खातून मेरे पास आई और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे बच्चे को ले लें। तो हमारी टीम ने उन्हें यही बताया कि आपका बच्चा हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरा, लाइक आप भी जिंदा हैं, आपके हस्बैंड भी हैं, तो हम आपके बच्चे को गोद नहीं ले सकते। अच्छा। तो उन्होंने यही कहा कि मेरा हस्बैंड कैंसर पेशेंट है, मैं 5 घरों में काम करती हूँ, वो स्टेज 4 का पेशेंट है कैंसर, तो उसको मैं बड़ी मुश्किल से उसकी मेडिसिन और उसकी अखराजात पूरे कर रही हूँ, और जो मैं कमाती हूँ उस बंदे की या दवाई पे लग जाता है या मैं उसको खाना पीना अच्छा देती हूँ कि उसकी जो 4 सांसें हैं वो ज़रा आराम से आ सकें। तो इस बच्चे को मैं ना खाना प्रॉपर दे पा रही हूँ, ना इसकी तालीम और तरबियत कर पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसे ले लें। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, हम ये नहीं कर सकते। तो वो खातून उठी, उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं दुआ करती हूँ कि ये बच्चा जल्द अज जल्द यतीम हो जाए ताकि इस बच्चे को वो माहौल, वो खाना, वो चीज़ें मिल जाएं जो ये डिजर्व करता अच्छा, है। ये स्क्रीन पे हम कुछ फुटेजेस भी दिखा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस पर भी हम थोड़ा सा कमेंट जरूर करें कि इतनी बड़ी बच्चों की तादाद, और जो मैं देख रही हूँ ना सुफिया, वो जो मैं देख रही हूँ मतलब बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट महबूब साहब, तो देखिए वो कितना खूबसूरती से बच्चों को बाप की तरह ही प्यार कर रहे हैं, वही उनसियत, वही खूबसूरती वो हमें नजर आ रही है तस्वीरों में। और अगर उस घर की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा ड्रीम होम है जो कि किसी भी बच्चे की, जो किसी गरीब घर से ताल्लुक रखता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा घर ऐसा हो। और बच्चे बड़ा प्राउडली इस चीज़ को बताते भी एक दूसरे को, जो फ्रेंड सर्कल में। स्कूल्स को कैसे मैनेज करती हैं? स्कूल सोहा, हमने अपना एक स्कूल बनाया है अभी रिसेंटली, अलमरा ग्रामर स्कूल के नाम से, और उसका स्टैंडर्ड हमने लाहौर के किसी भी बड़े हाई स्टैंडर्ड स्कूल से कम नहीं रखा। और वहाँ पे हमारे बच्चों ने जाना शुरू किया है, और वहाँ पे ना सिर्फ हमारे बच्चे जा रहे हैं बल्कि वहाँ पे इर्द गिर्द की कम्युनिटी से भी अच्छी फैमिली से बच्चे आ रहे हैं। ओके, ठीक है। और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि सोहा, जो हमारी सफ़ेद पोश तबका है ना, जो कि आजकल पिस के रह चुका है, उनको हम अच्छी एजुकेशन दें, बहुत ही अफोर्डेबल जो है फ़ी उसके अंदर, बिकॉज वो चाहते तो हैं कि उनके बच्चे उस स्टैंडर्ड की एजुकेशन लें, बट वो 30,000 35,000 एक बच्चे पे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमने उसकी इतनी मिनिमल सी फ़ी रखी है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। उसमें भी अगर आके कोई कहता है कि हम नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि आप आ जाएं। लेकिन वो ना टीचर्स को पता होता है, ना किसी स्टूडेंट को पता होता है कि कौन पे कर रहा है और कौन बगैर पे किए हुए आ रहा है, ताकि किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। इसके अलावा सोहा, हमने इन बच्चों के लिए साइकोलॉजिस्ट का इंतज़ाम किया हुआ है, नफ्सियात पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू नो, जब ये बच्चे आते हैं डिफरेंट माहौल से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं रहते, इन्होंने बड़े ट्रॉमास देखे होते हैं, बड़ी तकलीफ देख के, छोटे छोटे इनके जो दिल होते हैं, छोटे छोटे दिमाग होते हैं, उन्होंने बहुत बहुत अजियतें देखी होती हैं। और फिर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जिस एज में ये बच्चे आपके पास आते हैं, उस एज में कुछ हद तक इनकी तरबियत हो चुकी होती है। साइकोलॉजिकली उस तरबियत को आपने एक नए सिरे से करना होता है, बिकॉज़ आप शुरू से कर रहे हो। हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो हमने इसी वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चे लेने का फैसला किया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सके। 5 साल तक कंप्लीट ब्रेन की डेवलपमेंट किसी भी इंसान की हो चुकी होती है। तो हमने इसी वजह से कोशिश की थी कि 2, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा हो, ताकि उसके हमारे पास टाइम हो कि हम उसकी थोड़ी सी जो है ना काउंसलिंग कर सके और उसके एक जो होता है ना, सोफिया, अगर जो तस्वीर हमारे प्रोड्यूसर ने दिखाई, उसमें अगर उस विजुअल में हम देखें, एक्साइटमेंट है, यानी बाप से या माँ से जो मिलने की होती है, ऑर्गेनाइज्ड बच्चे हैं, बड़े सिविलाइज्ड चीजें, वो चेहरे, वो नजर हमें आ रहे हैं और बड़ी खुशी से वो मिल रहे हैं, और जिस तरह आप लोग उनको प्यार दे रहे हैं वो भी नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ आपके अपने बच्चे हैं, सगे बच्चे, इनको भी आपने सगे बच्चों जैसा प्यार दिया है, कितना टाइम आप इनके साथ स्पेंड करती हैं, गुजारती हैं, और क्या क्या किस्से कहानियां नन्ही मुन्ने इन बच्चों की होती हैं जो हम चाहते हैं कि आप शेयर करें? स्टोरीज शेयर करें। ये बच्चों के साथ मेरी जो पहली हम लोगों ने जो घर लिया था ना, इस वजह से अपने घर के पास लिया था कि मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर सकें, बिकॉज अगर दूर होता तो जाने आने में फिर आपको ये होता है कि आप कम टाइम दे सकते हैं बच्चों को। तो अब हमारे क्योंकि घर बहुत करीब है ये तीनों, तो मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मैं मैक्सिमम टाइम इन बच्चों के साथ गुजारूं। लाइक अगर 3 घर है, वहाँ जाना, हर किसी को टाइम देना, उनका खाना, कपड़े, हर चीज देखना। देखो, हमारा प्रॉपर बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम है, हमारे पास मेड्स हैं, हमारे पास मदर मेड्स हैं, हमारे पास जो ट्रेन टीचर्स हैं क्वालिफाइड, जो वहाँ पे रहती भी हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं तो बच्चे कारी साहब से पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चों की टीचर आ जाती हैं, ट्यूशन स्टार्ट हो वो पढ़ाती हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट आती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग पे काम करती हैं। एक आम बच्चे की, सॉरी सोफिया मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन एक आम बच्चे की भी अगर आप देखा जाए तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड तरबियत नहीं होती,
क्योंकि हमें लगता है वो घर में रह रहे हैं, कभी खेल लिया, कभी सोहा कुछ कर देखो, लिया। अपने बच्चे जो होते हैं ना वो एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं और हम लोग एज पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को घर का अच्छा माहौल दें, तो वो उसी माहौल में एक नॉर्मल जिंदगी वो गुजार एक रहे होते ऑटो हैं। माहौल होता है, उन्होंने हमने भी यही बिल्कुल। एक्सपीरियंस किया, बच्चे भी यही कर रहे हैं, तो दे लर्न बाय ये बच्चे देमसेल्व्स। बहुत, कोई बच्चा हमारे पास सिंध से आया है, कोई बच्चा बलूचिस्तान से आया है, कोई बच्चा सेंट्रल पंजाब के किसी गांव से आया है। हर डिफरेंट बैकग्राउंड का बच्चा, जो उनको महरूमियां उन्होंने एक देखी है लेवल ना, पे लाना, yes। और जो उन्होंने रवैये देखे हुए हैं लोगों के, जो उन्होंने इस छोटी सी उम्र में तकलीफ देखी हुई है, उन सबको यहाँ पे एक Overcome साथ करना। ओवरकम करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करेंगे ना सोहा, तो होगा ये कि इन बच्चों ने जो ट्रॉमास देखे होंगे ना, जब ये बड़े होंगे और जब ये पावरफुल होंगे, तो ये अपनी उन महरूमियों का बदला जो है वो फिर सोसाइटी से लेंगे। रेस्ट ऑफ द लाइफ इन बच्चों को देखिए, अब सारी उम्र तो ये बच्चे आपके पास नहीं रहेंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे इदारों के साथ, उनके चेयरमैन के साथ जब मैंने बात की, काम किया, तो उनके बहुत सारे बच्चे अब बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। कुछ लोगों ने CSS कर लिया, कुछ ने बिजनेस शुरू कर लिया, दे आर होल्डिंग दम गुड जॉब्स। अभी जो बच्चे आपके पास आते हैं बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, इसमें बहुत सारे जिनकी इंटेलिजेंस ज़ाया हुई होती है एक अरसे तक। आपका इस हवाले से क्या प्लान है, स्कूल के बाद कॉलेज का, फिर यूनिवर्सिटी का? हमने अभी से इन बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी साइकोलॉजिस्ट ने, मैंने, हम दोनों ने मिल के इन बच्चों को डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू, डिफरेंट वीडियोज़ के थ्रू डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बताया कि डॉक्टर क्या करता है, कि डॉक्टर क्या करता है, और इनके इंटरेस्ट का पता चल सके ना, कि कौन बच्चा आर्मी में जाने में इंटरेस्टेड है, कौन नेवी में, कौन कौन एयरफोर्स में। फिर कुछ महीने तक ये चीज़ चलती रही। उसके बाद बच्चों ने एक फाइनल डिसीजन दिया कि हमने ये बनना है। अब हमने जो जो बच्चे ने ख्वाहिश की, उस बच्चे की उस यूनिफॉर्म के अंदर पिक्चर उतारी और वो हमने अपने घर के मेन वॉल पे बड़ी करा के लगा दी, वो उससे इंस्पायर होते रहे, देखते रहे, हर रोज वो देखते हैं और उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि मैंने ये बनना है। और उनके लिए, और दूसरा ये सोहा कि हमारे पास भी जो लोग मिलने आते थे, जो हमारे अपने अजीज रिश्तेदार, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, तो हर कोई आके अपने डिफरेंट मशवरे देता था कि आप बच्चों को प्लम्बर बना दें, आप इलेक्ट्रिशियन बना दें, आप ये कर दें। तो वो हमें घर भी बन जाते, अगर हमें बहुत तकलीफ होती थी, हमें बहुत तकलीफ होती थी। फिर हम यही सोचते थे, मैं अक्सर महबूब से कहती थी कि अगर आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं ना कि उन्हें प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन बनाना है, तो हम इन बच्चों को भी बना लेते हैं। अच्छा, आई वुड लव टू विजिट समडे इंशाल्लाह। लेकिन मैं भी आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए, यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। लाइक अगर DIG साहब की बात करें, ही इज डूइंग सच अमेजिंग जॉब, और आप भी खुद कर रही हैं, लेकिन आप लोग सब खुद ही मैनेज कर रहे हैं या हम फिर लोग कुछ? सोहा स्टार्ट में जब हम कर रहे थे ना, पहला घर हमने लिया था, तब तक हम सब खुद कर रहे थे। लेकिन जब साथ साथ लोग देखते गए हमें, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, बाकी इर्द गिर्द के लोग, जब उन्होंने देखा तो हर कोई हमारे पास आया और उन्होंने हमें खुद सपोर्ट किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अकेले नहीं हैं, हमें इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी एक फैमिली बन चुकी है और तमाम लोग इकट्ठे होकर इन बच्चों का सहारा बन गए हैं। और आप यकीन करो सोहा, हमें यही लगता था कि एक घर ही शायद हम मैनेज कर पाएंगे खुद से। और अब इंशाल्लाह ताला हम लोग फ्यूचर में, हमें सेंट्रल पार्क के ओनर हैं, उन्होंने 1 एकड़ जगह डोनेट की है इन बच्चों के लिए घर बनाने के लिए, और वहाँ पे हम लोग 200 बच्चों के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से घर बनाएंगे। हॉस्टल नहीं बनाएंगे, वहाँ पे भी घर का कॉन्सेप्ट रखेंगे, घर वाली फील आए ना, हॉस्टल वाली फील, तो फिर बच्चों को तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि विदिन 1 ईयर हम लोग उधर शिफ्ट कर दें अपने बच्चों को, और 200 किड्स के लिए हम लोग करना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि चूंकि आपके अपने बच्चे जो हैं वो इस नोबल कॉज को किस तरह से देखते हैं, बिकॉज आपको एक टाइम था जब उनको टाइम देना था, आपने दिया, अब इन बच्चों को टाइम देती हैं तो वो भी इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ? व्हाट काइंड ऑफ लाइक? हमारी जो बेटियां हैं वो तो बड़ी हैं माशाल्लाह, ग्रोन अप हैं, बड़ी वाली तो यूनिवर्सिटी में, तो वो बच्चे अब उनको बहुत ओन करना शुरू हो गए हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर मामा पापा किसी दिन बिजी हैं तो हम लोग जाएंगे, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल। और स्पेशली मेरी बेटियां तो बहुत ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करना, स्टोरी टाइम करना, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना। बेटा जो छोटा वाला है ना, वो सिर्फ 5 साल का है। स्टार्ट में उसमें थोड़ी सी जेलसी आई और उसे लगा कि ये तो मेरी मामा थी, ये मेरे बाबा थे। इतने सारे बच्चों की मामा कैसे हैं और वो उनको इतना टाइम भी देती हैं। मामा की गोद में आके बैठते हैं, मामा से प्यार करते हैं, मामा को मतलब हक कर रहे होते हैं, तो ये तो मेरी मामा थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे भी प्यार से समझाया और अब माशाल्लाह वो इतना अटैच है उन बच्चों के साथ कि वो उनके साथ खेलता है, उनके पास जाके टाइम स्पेंड करता है और उनके लिए घर से डिफरेंट मीठे बनवा के लेके जाता है कि ये मैं अदनान के लिए लेके जा रहा हूँ, ये मैं मेरे लिए के लिए लेके जा रहा हूँ।
एक बहुत प्यारी खूबसूरत इसलिए बॉन्डिंग हो सोफिया, गई है क्योंकि उसकी। आपने उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से की है कि आपने वो चीज़ उनके दिमागों में, उनके दिलों में इंडल्ज करने की कोशिश की है कि ये आपकी फैमिली है और इनकी टेक केयर करना, इनको फैमिली के साथ कैरी करना आपकी जिम्मेदारी है। सोफिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत ही प्रोडक्टिव और अच्छी डिस्कशन रही। आप बड़ा नोबल कॉज के लिए काम कर रही हैं, तो अल्लाह पाक आपको मजीद भी इस हवाले से इस्ताद भी दे और तौफीक भी दे। और आप लोग जो हमें देख रहे हैं, मैंने आगाज़ में कहा था कि ये प्लेटफॉर्म को हम यूटिलाइज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ साथ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मदद करें, इस कारवा में उनका हिस्सा ज़रूर बने, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत बड़ी है और इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग कम हैं। तो जितना कर सकते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक इस महीने में, आप ज़रूर करें। हमने ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल नौजवानों का सबसे बड़ा मसला एक ही है, वो है जॉब होना या जॉब ना होना। और अगर जॉब कर रहे हैं तो क्या अपनी मुतल्लिका डिग्री के ही फील्ड में काम कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि नौजवानों के दिमाग में इस वक्त हैं कि अगर हमने डिग्री हासिल की है और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन की, तो 4 साल का ये प्रोग्राम जिसे हम BS कहते हैं, वो मीडिया कम्युनिकेशन में हो, साइकोलॉजी में हो, किसी भी और XYZ फील्ड में हो, तो 4 साल पढ़ने के बाद क्या आपकी मुतल्लिका डिग्री इस काबिल या आप इस काबिल होते हैं या आपके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि आप फौरन मार्केट में जाएं और आपको जॉब मिल जाए? किस तरह से काउंसलिंग की जानी चाहिए ड्यूरिंग डिग्री बच्चों की, कि जैसे वो डिग्री या कॉन्वोकेशन के फौरन बाद मार्केट में पहुंचे तो उनके पास एक्सपीरियंस भी हो, डिग्री भी हो, थ्योरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच, ये सारी चीज़ें उनके पास होनी ज़रूरी है, जो कि नहीं होती और जॉब नहीं मिलती तो फिर हम कसूरवार यूनिवर्सिटीज़ को और नौजवानों को कहते हैं। खैर, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारी सलीम हमारे साथ मौजूद है, कैरियर काउंसलर है, इसके साथ साथ एक निजी चैनल जो है वहाँ पर एज अ प्रोजेक्ट हेड भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनसे इस हवाले से हम ज़्यादा अच्छे से जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, कहिएगा कि अगर हम खासतौर पे चले, लेट्स सपोज मीडिया इंडस्ट्री की फिलहाल बात कर लेते हैं। सर, बच्चे 4 साल पढ़कर आते हैं, 40 से 42 सब्जेक्ट पढ़ लिए उन्होंने थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत अच्छे से अप्रोच कर ली, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ की बारी आती है तो जो डिग्री उनके पास होती है उस तरह का फील्ड का एक्सपीरियंस 4 साल में या डिग्री के दौरान बच्चों के पास नहीं होता, जिसके बाद अच्छे से जॉब नहीं मिलती। सर, कहाँ लैग कर रहे हैं हम, कहाँ पे परेशानी है जो कि बच्चों को फिर फील्ड में फेस करनी पड़ती है डिग्री होने के बावजूद भी? देखिए, पहले तो बात यह है कि जब हम कोई डिग्री लेते हैं, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें पता हो कि बच्चों को हमने किधर भेजना है। एक बेचाल होती है, कोई कभी सारे इंजीनियरिंग की तरफ चल पड़ते हैं, कभी सारे जर्नलिज्म की तरफ चल पड़ते हैं। कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और एक चीज के बच्चे कहाँ खपेंगे। लेकिन और ये इस वक्त जितनी जर्नलिज्म में जितने बच्चे आ रहे हैं उतने आगे खपने की कोई जगह नहीं, चाहे जितने मर्जी टीवी चैनल आ जाए, कुछ नहीं पता चलता। तो ये तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मसला तो ये है कि हमें दाखिले से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए कि कहाँ पे हमने जाना है, कहाँ पे आगे स्कोप है, कहाँ पे आगे गिरना है। अच्छा, हमारे सब एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जो ख़ानदानी इशू कहलाया जाता है कि अगर ख़ानदान में कोई बच्चा या बच्ची पैदा हुए हैं तो बचपन से सोचना शुरू कर देते हैं कि यार इसे तो इंजीनियर बनना है, इससे डॉक्टर बनना है। हाँ, उसका ताल्लुक या उसका इंटरेस्ट या उसका जो एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है वो चाहे आर्ट में हो, चाहे वो फाइन आर्ट करना चाहता हो। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि शायद फील्ड में बच्चे अपने आप को मनवा नहीं पाते क्योंकि वो उस जो पढ़ कर आए होते हैं वो उनकी स्किल नहीं होती। लेकिन ये रुझान बहुत कम हो रहा है। ये बिल्कुल रुझान है था आज से चंद साल पहले तक, लेकिन अब ये रुझान कम हो रहा है। बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल छोड़ के भी जाना चाहते हैं, वो जा रहे हैं। इंजीनियरिंग छोड़ के भी जाना चाहते हैं, वो जा रहे हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, मुकम्मल फर्क नहीं पड़ा लेकिन बहुत सारा फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं कि बच्चे को तो उसके रुझान की तरफ अगर वो नहीं जाएगा तो वो कामयाब नहीं हो रहा, तो वो ये फर्क पड़ रहा है। मयूर साहब, एक और चीज जो आपने और सोहा ने भी जिक्र किया, हम मीडिया की तरफ आते हैं तो अब भी जिस तरह यूनिवर्सिटीज में जिस तरह एक तस्वीर पेश की जाती है कि भाई, और फिर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी एक यही चीज है कि भाई अखबार तो पढ़नी नहीं लेकिन एंकर जरूर बनना है। एक तो ये चीज हम देख रहे हैं। दूसरी जानिब एक रुझान है, अगर एक शख्स जो है किसी फील्ड में कामयाबी हासिल करता है या दूसरे नौजवान उससे पूछते हैं, हमने ये उमूमन देखा है कि नौजवान दूसरे नौजवानों को फॉलो करते हैं और फिर कहीं ना कहीं कामयाबी
बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये जो सिलसिला है कहीं हमारी सोसाइटी में क्या करना होगा नौजवान को जब वो FSC कर लेता है या डिग्री लेता है, उसके दरमियान उसको क्या ऐसा करना चाहिए ताकि वो अपनी जो फील्ड है जिसमें उसको पता है कि मैं आगे जा सकता हूँ वो चुन के आगे निकले? देखिए, ये तो कुछ सरकार का भी काम है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर हम कोई चीज कोई स्टेटिस्टिक ऐसे नहीं है कि आगे किस जगह पे नौकरियां मौजूद हैं, किस जगह पे नहीं मौजूद हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए, जिस तरह सारी दुनिया में होता है कि कोई टेक्निकल की तरफ कोई रुझान हो, कोई हर बंदा डॉक्टर, इंजीनियर या एंकर बनने की तरफ चल पड़ेगा तो फिर कितने के बनेंगे। तो इसको किसी ना किसी तरह आपको जो रोक कर लोगों को डायरेक्शन में लाना होगा, और डायरेक्शन में आप जाहिर है पहले ही ला सकते हैं, बनने के बाद तो नहीं ला सकते। बाकी जहाँ तक देखकर लोग, अच्छी बात है देखकर लोग बने, लेकिन फिर उसमें मेहनत भी करनी पड़ती, किसी भी चीज में मेहनत तो करनी पड़ेगी कामयाबी। सर, सोशल मीडिया ने बड़ा बाशऊर बना दिया है नौजवानों को भी और तमाम तर जो भी फील्ड के लोग हैं। अब एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है सर, लेकिन अगर कैरियर काउंसलिंग की हम बात करें तो ये डायरेक्शन देना डिग्री के दौरान भी, शायद 4 साल की जो डिग्री है या 2 साल का जो प्रोग्राम है उसके दौरान भी आपको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, हमने बड़ी कॉमन प्रैक्टिस देखी है कि आपके पास डिग्री इंजीनियर की होती है, आपने बिरयानी लगाई होती है, बाज़ वक़्त कोई अच्छी डिग्री होल्डर आप होते हैं लेकिन आप अपना कारोबार कर रहे होते हैं। सर, ये जो हमने एक और चीज़ को सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा लोगों के दिमागों में इंडल्ज कर दिया है, अपना बिजनेस करो, अपना बिजनेस करना चाहिए, चाहे बिरयानी लगा लो, चाहे चाय लगा लो। सर, इससे भी जो फील्ड के कंसर्न लोग हैं वो फील्ड में काम नहीं कर रहे, उनके पास रीजन ये है कि जॉब मैसर नहीं है इसलिए हम कारोबार कर रहे हैं। देखिए, जॉब तो मैसर नहीं है मार्केट में। जॉब कितने % लोगों को मिल रही है? आप ये देखें, बेरोजगारी जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो आबादी है वो 24 करोड़ हो चुकी है, और पाकिस्तान इस वक्त 24 करोड़ आबादी का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि हम 24 करोड़ आबादी को फैसिलिटेट करें। हमें इस चीज को भी रोकना होगा कि हम अपनी ये जो बेबहा आबादी है इसको कहाँ इस्तेमाल करें। हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि हम इस आबादी को कहीं इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तो फिर ये बेरोजगारी तो होगी, हर जगह पे होगी। फिर जिसको जहाँ पे रोजगार मिलेगा, चाहे वो चाय का ढाबा लगाए या इंजीनियर बनकर वो बिरयानी बेचे, तो वो तो फिर ये तो होगा। अगर आप इसी तरह करेंगे, कितने का इंजीनियर आप भर्ती करेंगे, कितने का आप डॉक्टर भर्ती करेंगे, कितने का आप सहाफी भर्ती करेंगे, या बाकी डिपार्टमेंट में कितने आप लेके जाएंगे। अब आगे इसी तरह कंप्यूटर साइंस में लोग बच्चे बेतहाशा जा रहे हैं, लेकिन 3-4 साल बाद इधर भी वही अजर होने वाला है कि वहाँ भी जॉब जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उन्हें टैकल कर एक तरफ तो जॉब नहीं है, फिर भी एक जदोजहद, एक तगवदू जो है वो रहती है, और कहीं ना कहीं के भैया मुझे जॉब मिल जाए, हर एक बंदे की कोशिश होती है। और जब डिग्री लेता है, डिग्री लेने से पहले बड़े सुहाने ख्वाब होते हैं कि भाई मैं डिग्री के बाद पता नहीं कौन सी जगह पे, कहाँ पे मैं ऑफिसर बनूंगा, लेकिन जब डिग्री लेता है फिर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, किसी इदारे में जब ये बच्चा या नौजवान जब जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि भैया आपके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो जीरो होता है, तो ऐसे में, और अगर हम इंटर्नशिप की बात करें, मैं मीडिया की बात करूं, यहां पे भी इंटर्नशिप मिलना सिफारिश ना हो तो आम आदमी को इंटर्नशिप नहीं मिलती, इसी तरह दीगर जगहों में नहीं मिलती। तो यूनिवर्सिटीज को क्या करना चाहिए जब एक बच्चा तालीम हासिल करे, उस वक्त क्या जिम्मेदारी बनती है एक इंस्टीट्यूशन की? यूनिवर्सिटी को इंटर्नशिप तो करवानी चाहिए ना, अपना मुख्तलिफ टीवी चैनल से या अपना मीडिया से यूनिवर्सिटीज को खुद मुआहदे करने चाहिए कि हमारे बच्चों को इंटर्नशिप कराएं, ताकि बच्चों को एक्सपीरियंस हो। क्योंकि इस दौरान अगर बच्चों को एक्सपीरियंस हो जाए तो बेशुमार बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे टीवी चैनल में बड़ी अच्छी पोजीशन में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं, हमारे सामने बैठी। हाँ, तो इसके लिए तो भागदौड़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो दूसरे हैं जो अदारे हैं, अदारों को भी, यूनिवर्सिटीज को भी देखना पड़ेगा कि हम अगर बस इतने बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं
इतने ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? अच्छा सर, यूनिवर्सिटी को ऐसा सिस्टम बनाना सर यूनिवर्सिटी के सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, मैं आपको चाहिए। एग्जांपल देती हूँ सर। देखिए मैंने बड़ी जगह ये एग्जांपल कोट करने की कोशिश की है। सर 4 साल का फॉर एग्जांपल मीडिया का एक प्रोग्राम है, मैं मीडिया की बात करती हूँ बिकॉज वो द पार्ट ऑफ द स्क्रीन। तो बच्चे बड़े आजकल डाई हार्ट इस चीज़ के फैन है कि भी हमने भी स्क्रीन पे आना है, हमने भी शो करना है, हमने भी न्यूज़ करनी है। सर अगर 4 साल का प्रोग्राम आप करते हैं तो इदारे हमें क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी डिग्री देकर भेज रहे हैं? अगर हम 42 सब्जेक्ट पढ़ते हैं 4 साल के प्रोग्राम में, सर 42 के 42 सब्जेक्ट में इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4 होता है। यूनिवर्सल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लेकिन हमने अगर पाकिस्तानी मीडियम में एग्जिस्ट करना है तो हमें उर्दू भी पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता होती। हमने ओसी क्या है, वीओ क्या है, हम अगर टेक्निकलिटीज़ की बात करें प्रॉम्प्टर क्या है। सर एक इंटर्नशिप होती है पूरे 4 साल के प्रोग्राम में, वो भी सिर्फ 6 माह की। प्रैक्टिकल के लिए क्या आपको लगता नहीं कि पूरा 1 साल डेडिकेट करना चाहिए? जब बच्चा फील्ड में आए तो उसको पता हो कि भी अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं सर्विसेज दूंगा किसी इदारे को तो मुझे पैसे देंगे ना, सिखाने का तो कोई इदारा पैसे नहीं देता। यूनिवर्सिटी में खुद अपना सिस्टम होना चाहिए ना इस चीज का, तो कि वो बच्चों को प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल की बजाय प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। हम तो थ्योरेटिकल की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। जिस अगर बच्चे पढ़ के आते हैं, यहाँ पे आते हैं, चैनल में आते हैं, मीडिया से तल्लुक रखने वाले, तो यहाँ पे आके जीरो होते हैं बिकॉज उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया गया होता है वही 45 सब्जेक्ट जो आप बता रही हैं पढ़ाए गए होते हैं, लेकिन उनका इससे कोई तल्लुक नहीं होता ये प्रैक्टिकल जर्नलिज्म। हिमायूं सलीम साहब, अब बात मीडिया की शुरू है। जाहिर बात है सोहा का भी अच्छा खासा तजुर्बा है, मैं भी सहाफत का आदना सा स्टूडेंट्स हूँ, और आप तो भाई कमाल है, आप तो एक इदारे को भी कर रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ों को। अब हम जो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी तो पैसे की खातिर सब कुछ हो रहा है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, सरकारी यूनिवर्सिटी का बुरा हाल है। लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहूँगा कि जिन लोगों का शौक है और जो कुछ चाह रहे हैं लेकिन आगे मीडिया में जगह नहीं है, तो उनको, उन नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे कि क्या वो कर सकते हैं? अगर वो मीडिया में मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते तो कहीं ना कहीं अपना शौक और 2 पैसे वो कमा सकते, तो उनको किस चीज पर अमल करना होगा? देखिए अब तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, डिजिटल मीडिया आ गया है, और डिजिटल मीडिया मेरा ख्याल है जो लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं उन्हें किसी नौकरी की भी जरूरत नहीं है, वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, उन्हें वो ज्यादा एक अच्छा रास्ता मिल गया है डिजिटल मीडिया का लोगों को, तो उन्हें आना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज को भी चाहिए कि डिजिटल मीडिया के लिए स्पेशल क्लासेस करें, स्पेशल काम करें डिजिटल मीडिया के लिए। लेकिन अभी उस तरह काम यूनिवर्सिटी में भी डिजिटल मीडिया के लिए उस तरह काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। तो लेकिन बच्चे सीख रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं, और आगे आपको बहुत सारे जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है तकरीबन बहुत से पैसे दे रहे हैं, फेसबुक पैसे दे रही है, यूट्यूब पैसे दे रही है, इसी तरह और दूसरे जो है शो जो दूसरी चीजें जो हैं जो प्लेटफॉर्म है वो भी पैसे दे रहे हैं। तो आप उधर भी अपना कैरियर बना सकते हैं अगर आप हैं तो। ऐसी कोई बात नहीं, स्क्रीन का भी उपयोग पूरा हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कोई अच्छी चीज देंगे तो लोग देखेंगे ना, और जितना लोग देखेंगे अब उतना आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है हमारे साथ था ज्वाइनिंग अस, और आपने बिल्कुल जो बातें की हैं उसमें 110% बात यहीं पर कंक्लूड होती है कि मेहनत तो आपको हर फील्ड में करनी पड़ेगी, लेकिन इसको चूज़ करना और टाइमली चूज़ करना ये एक आपकी जिम्मेदारी जो कि वक्त पर पूरी करेंगे तो कामयाबी आपको आपके करियर में ज़रूर मिलेगी। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो मस्टर के लिबास अगर आप ज़ेबतन करे हुए किसी खूबसूरत हसीना को देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मुकम्मल अटायर बनाते हैं, जो हमारे कल्चर को डिपेक्ट करता है। उसमें ज्वेलरी भी है, कपड़े भी हैं, लेकिन अगर आप जूतों की बात करें तो सबसे पुरानी तारीख जो है वो खुस्सों की है। और ये वो वाहिद चीज़ है जो कि अगर आप मेल हजरात की बात करें या फीमेल की बात करें, ख़वातीन की बात करें, मर्द हजरात की बात करें, दोनों को बहुत सूट करते हैं। तो हमारे पास एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है खानपुर के सबसे पुरानी जगह जहाँ पर एक खुस्से बनते हैं। रिपोर्ट देकर वापस आएँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हैव अ लुक। तारीख क्या है और खुस्सा आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि उम्र सीधा लोग भी किस तरह खुस्से के शौकीन हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इतने साल गुजरने के बाद भी खुस्से की मांग में कमी न आ सकी। चमकते नगों, मुकेश, तिल्ले और कढ़ाई वाले ये खुस्से आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी नौजवानों और बुजुर्गों में मकबूल हैं। रंग बिरंगे खुस्से शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की जीनत समझे जाते थे, वहीं पर सादा खुस्से भी रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बन गए हैं। जहाँ मर्द तिल्ले वाले खुस्से पहनते हैं, वहीं खवातीन में भी ये खासे मकबूल हैं।
जिस पाकिस्तान के अपने नज़दीक इलाके नाल सप्लाई थींदे रहंदे खुसे और साहब को तकरीबन बड़ा अरसा थी गया काम करेंगे 35-40 साल के करीब थी गए और खुसे थी बहुत डिमांड है, बहुत खुसा चलते, लेकिन महंगाई की वजह तो काम स्लो है, हाली बहुत स्लो है। दुकानदारों का कहना था कि ये खुस्से खानपुर के बाजार की पहचान है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी बरामद किए जाते हैं। जैसे ही ईद नजदीक आती है इनकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। पाँव की जीनत ये खुस्सा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है और हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो इस कारोबार को चार चांद लगा सकती है। कैमरा टीम के साथ मलिक नौमान, पब्लिक न्यूज़, खानपुर। अच्छा, वैसे ये बात तो बिल्कुल सच है कि एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के ज़रिए मुबादलों में बड़ा अहम किरदार अदा किया जा सकता है अगर इस कल्चर खुस्से को हम प्रमोट करने की कोशिश करें। और हरमीत पाजी, आपको पता है कि खूबसूरती, आप मशरक़ी लिबास की अगर बात करें तो खूबसूरती पूरे अटायर की निकलती ही खुस्से से है। और अब चूँकि आगे ईद आ रही है, त्यौहार आ रहा है, तो इसमें ख़ास तौर पर आप इस चीज़ का एहतमाम करते हैं कि अगर आपने मशरक़ी लिबास पहनना है तो उसमें चूड़ियाँ और आपकी ज्वेलरी, आपका खूबसूरत सा लिबास और उसका खुस्सा होना भी बहुत ज़रूरी है। सो है एक चीज़, यानी यहाँ पे अगर हम रहते हैं ना, तो जो बाहर में रहते हैं, बाहर ममालिक में लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी इंडियन है, वो अपने कल्चर के साथ बड़े जुड़े हुए हैं। वहाँ पे ईद होती है, विसाखी होती है, जो भी त्यौहार होगा, मैंने वो चीज़ बड़े करीब से देखी है और मैं बहुत सारे त्योहारों में गया हूँ और बड़े मज़े के, एक तो चाहे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ख़ासकर मैं अगर पश्तो कल्चर की बात करूँ, बलूचिस्तान के कल्चर की बात करूँ, सिंध या पंजाब की कल्चर की बात करूँ, मैंने वहाँ पे ये देखा कि मुख्तलिफ़ कम्युनिटियाँ जो हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है, चाहे वो पख्तून है, वो पंजाबी हैं, वो सिंधी हैं, वो अपना जो लिबास है वो ज़ेबतन करके आके वो किसी न किसी कोई ऐसी तकरीब होती थी उसमें वो शिरकत किया करते थे, या अपनी जो रिवायती रक़्स हैं वो भी मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, अब वो जो रिपोर्ट चल रही थी उसमें जो दुकानदार था वो बेचारा भी ये फरियाद कर रहा था कि भैया अब उसी तरह काम नहीं है। माजी में जब भी हमारे सामने विजुअल आती हैं, कल कुछ रावलपिंडी की पुरानी सी 1975 की कुछ वीडियोज़ मेरे सामने आई और वो जो मनाजिर थे बड़े खूबसूरत थे। मैं आपकी बात को सेकंड कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर खुस्सा जो है वो सकाफत का हिस्सा है, वहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दुकानदार और इनका काम, इनकी मेहनत भी हमारी सकाफत का हिस्सा है। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। आपका जो फीडबैक है ऑन एंड ऑफ हमें मिलता रहता है, लेकिन इसके अलावा कोई टॉपिक अगर आप प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हैं, यू कैन टैग अस ऑन सोशल मीडिया। आपसे चाहिए इजाज़त, कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।